हाँ जी। तो देखो बेसिकली इस लेक्चर में अपन पीजीपी के सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। सबसे पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि भाई जो मैंने आपको पीजीपी चैप्टर पूरा करवाया है उसका जो है एक बार क्या करना, सेल्फ रिवाइज करना, सारी चीजें एक बार खुद से पढ़ना, देन उसके बाद जो है क्वेश्चंस में आना, ताकि जो है आपके कंसेप्ट अच्छी तरह आप क्या कर पाओ, अप्लाई कर पाओ, ठीक है। डोंट वरी, आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कह रहा है। इन लोगों ने कहा कि भाई एक कंपनी है जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में क्या है, इंगेज्ड है। आपने वो क्या करना है, इन लोगों ने कहा कि भाई कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स रेट फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। अच्छा, आपने वो क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालना है। सुनो मेरी बात। इन लोगों ने कहा कि भाई ओपनिंग बैलेंस प्लांट एंड मशीनरी का आपके पास ओपनिंग बैलेंस कितना है, 30 लाख है। तो देखो ये रहा भाई, ये रहा प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा मेरा प्लांट एंड मशीनरी। मैंने प्लांट एंड मशीनरी का डब्बा बनाया, उसमें ओपनिंग वैल्यू कितना दिखाया, ओपनिंग वैल्यू दिखाया 30 लाख का। कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ो। इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करा है, न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी और पुट टू यूज कब कर ली, पुट टू यूज कर ली आपने जून 25 में। अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, आपका प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26। अच्छा, आपने 20 लाख की न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी है, तो जो मेरा डब्बा है उसमें मैंने क्या करा, 20 लाख को और ऐड कर दिया। प्लांट एंड मशीनरी में मैंने क्या करा, 20 लाख को और ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे इन लोगों ने क्या कहा, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई आपने वापस क्या करा है, एक प्लांट एंड मशीनरी परचेस करिए और पुट टू यूज करिए 15 दिसंबर को, और 8 लाख की आपने क्या करिए, परचेस करिए। तो देखो ये रहा, ये हो गया आपका 8 लाख। अच्छा ध्यान रखना भाई, जो आपने दिसंबर में पुट टू यूज करी है वो बेसिकली आपने करंट ईयर में 180 डेज से कम यूज करी है, देयरफॉर जो इसका डेप्रिसिएशन है वो भी क्या होगा, आपको जो है आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, फिर आगे देखो इन लोगों ने क्या कहा कि भाई आपने क्या करे हैं, कंप्यूटर्स एक्वायर करे हैं और इंस्टॉल कर लिए हैं ऑफिस प्रीमाइसेस में, और बेसिकली आपने कब इंस्टॉल करे हैं, 2 जनवरी 2026 को। मतलब इसको भी जो है अपन क्या करा है, करंट ईयर में 180 डेज से कम यूज करा है। अच्छा, इसको बेसिकली आपने जो है परचेस करा है कितने पे, 3 लाख पे। अच्छा मेरी बात जो है बट ध्यान से समझना, मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई जो आपकी प्लांट मशीनरी है उसकी जनरल रेट क्या होती है, 15%। मतलब ये जो पॉइंट नंबर 1, 2, 3 में आपको प्लांट मशीनरी दे रखी है, इस पे क्या लगेगा, इस पे 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा। और कंप्यूटर्स की अपन बात करें तो कंप्यूटर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है 40%। इसलिए अपन ने क्या करा कि भाई प्लांट मशीनरी और कंप्यूटर का अलग अलग डब्बा बनाया। तो प्लांट मशीनरी पे जो है आपका जनरल रेट कितना लगता है, 15%, और कंप्यूटर पे लगता है आपका 40%। अच्छा, कंप्यूटर आपने करंट में परचेज कितने के करें, 3 लाख के परचेज करें। तो देखो ये रहा भाई, मैंने क्या करा, डब्बा बना दिया, मैंने क्या करा, डब्बा बना दिया। तो टोटल प्लांट मशीनरी का वैल्यू कितना आ रहा है मेरा, 58 लाख आ रहा है, और बेसिकली कंप्यूटर का वैल्यू कितना आ रहा है, 3 लाख आ रहा है। अब अपन डेप्रिसिएशन निकालते हैं और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लगती है, 40%। लेकिन मैंने आपको बताया करंट ईयर में अपन ने 180 डेज से कम यूज कराए, तो आपको जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, आधा मिलेगा। तो 3 लाख का 40% करो, 3 लाख का अपन क्या करेंगे, 40% करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, ये देखो ये आ गया आपका 60,000। तो 3 लाख का अपन ने क्या करा, 40% करा और डिवाइड बाय 2 करा, तो कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपका 60,000 का। तो कंप्यूटर में मैंने डेप्रिसिएशन ले लिया। अब सवाल आता है कि भाई कंप्यूटर पे क्या मुझे एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा क्या, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर कंप्यूटर क्या करते हो, ऑफिस प्रीमाइसेस में लगा लेते हो, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं प्लांट मशीनरी की। अब बात करते हैं अपन प्लांट मशीनरी की। देखो मेरी बात, आपने क्या करा है, ओपनिंग में आपकी वैल्यू आ रही है 30 लाख की। अच्छा, फिर आपने परचेस करा कितने का, 20 लाख का। 20 लाख का कब परचेस करा है, जून 25 में परचेस करा है। मतलब इसको आपने 180 डेज से ज्यादा यूज करा है। इसका मतलब क्या है कि भाई 30 लाख और 20 लाख बोलो तो 50 लाख पे आपको पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 50 लाख का 15% कितना हो जाएगा, देखो ये रहा, 50 लाख का 15% हो जाएगा 7,50,000। अच्छा, अब बात करेंगे अपन इस प्लांट मशीनरी की। तो 8 लाख की प्लांट मशीनरी पे आपको वैसे तो 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने करंट ईयर में 180 डेज से कम यूज कराया, तो इस पे जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो देखो अपन ने क्या करा, अपन ने करा 8 लाख का 7.5%, कितना हो गया, ये हो गया 60,000। तो प्लांट मशीनरी पे अपन ने डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब प्लांट मशीनरी पे अपन क्या करेंगे, एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो देखो मेरी बात, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। एडिशनल डेप्रिसिएशन किस पे मिलता है, न्यू प्लांट मशीनरी में मिलता है। तो बेसिकली आपको जो है बेसिकली एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा किस पे, 20 लाख पे और 8 लाख पे। तो 20 लाख का 20%, देखो ये रहा 20 लाख का 20% आपको क्या मिल गया, 4 लाख का एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल गया। अच्छा, बात करेंगे इस प्लांट मशीनरी की 8 लाख की। तो 8 लाख का जो है आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन क्योंकि आपने करंट टाइम में इसको 180 डेज से कम यूज करा है, तो आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी आधा अलाउ करा जाएगा। तो 8 लाख का अपन क्या करेंगे, 10% करेंगे। देखो ये रहा 8 लाख का 10% कितना हो गया, 8 लाख का 10% हो गया 80,000। तो अपन ने ये देख लिया कि भाई जो आपका प्लांट मशीनरी है उस पर आपको करंट में कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा और करंट में कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। फिर अपन ने बात करी कंप्यूटर की कि भाई कंप्यूटर पर को कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा और कंप्यूटर अपने को कोई एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। यदि बात समझ में आ गई। तो देखो ये रहा अपना जो है क्वेश्चन, अपना जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो अपन ने क्या करा, पूरा सॉल्व कर लिया। ये बोल रहा था डेप्रिसिएशन निकालो और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकालो, अपन ने जो है दोनों चीजें निकाल दी। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन है अपना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई अ न्यूली क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैज कमेंस्ड द प्रैक्टिस एंड हैज एक्वायर्ड द फॉलोइंग एसेट इन हिज ऑफिस, ठीक है ना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26 एट द कॉस्ट शोन अगेंस्ट ईच आइटम। तो एक नया चार्टर्ड अकाउंटेंट है मिस्टर धवल, उसने क्या करा है, अपनी ताजा ताजा प्रैक्टिस चालू करी है और ये सारे एसेट्स परचेस करे हैं। अपने को क्या करना है, अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। तो प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए अपने को डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो ये लोगों ने कहा कि भाई अपन ने क्या करा है, कंप्यूटर परचेस करा है, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। एक दे रखा है आपको डेट ऑफ एक्विजिशन, एक दे रखा है डेट ऑफ पुट टू यूज, और कितने का परचेस करा है वो आपको बता रखा है। तो मैंने आपको बताया था डेट ऑफ एक्विजिशन आपके काम का नहीं है, अपने लिए रेलेवेंट क्या होता है, डेट ऑफ पुट टू यूज। अच्छा अब सुनो मेरी बात, अपने क्या परचेस करा है, कंप्यूटर 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 बुक्स लैपटॉप एंड ऑफिस फर्नीचर।
तो आपको एक चीज पता है कि भाई ऑफिस फर्नीचर, जो आपका फर्नीचर होता है उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है 10%। बाकी सारे के सारे एसेट्स पे डेप्रिसिएशन की रेट कितनी लगेगी, 40% लगेगी। तो देखो दो ब्लॉक बनेंगे आपके, जो है बेसिकली दो ब्लॉक बनेंगे, एक तो आपका ब्लॉक बनेगा फर्नीचर का और एक ब्लॉक बनेगा आपका प्लांट एंड मशीनरी का, जिसके अंदर ये सारे के सारे एसेट्स आ जाएंगे 40% वाले। अब सुनो मेरी बात, अपन इसकी बात करते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर की बात करते हैं जो आपने परचेस कराया 1 अक्टूबर को, और कितने का परचेस कराया, 35,000 का परचेस कराया। तो इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 40%। तो देखो ये रहा 35,000 का 40% कितना हो गया, ये हो गया आपका 14,000। फिर इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या कराया, यूपीएस परचेस कराए, अच्छा 8 अक्टूबर को परचेस कराए और 8500 का परचेस कराए। तो अगर अपन 8 अक्टूबर से लेके 8 अक्टूबर 25 से लेके 31 ऑफ मार्च 26 काउंट करते हैं तो लेस देन 1 डेज आएगा। इसका मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 40 की जगह 20, मतलब हाफ हो जाएगा। तो 8500 का 20%, देखो ये रहा 8500 का 20% कितना हो गया, 1700। फिर आगे बढ़ते हैं, इन लोगों ने कहा कि भाई आपने प्रिंटर परचेस कराया 1 अक्टूबर को 12,500 का, तो 12,500 का 40%, देखो ये रहा 12,500 का 40% कितना हो गया, 5,000। आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई अपन ने बुक्स परचेस करी है, बुक्स परचेस करी है 13,000 की, तो 13,000 का 40%, देखो ये रहा 13,000 का 40% कितना हो जाएगा, ये रहा 13,000 का 40%, 5200। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आपने बुक्स परचेस करी है, अच्छा जिसमें से आपकी एनुअल पब्लिकेशन 12,000 की, तो उससे फर्क नहीं पड़ता, बुक कोई भी हो, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 40% ही लगेगा। लैपटॉप आपने परचेस कराया 8 अक्टूबर को 43,000 का, तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आधी हो जाएगी क्योंकि अपन ने लेस देन 180 डेज यूज करा है। तो देखो ये रहा 43,000 का 20% कितना आ गया, 8600। तो आपका जो बेसिकली प्लांट मशीनरी है, आपका जो प्लांट मशीनरी का ब्लॉक है उसका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 34,500। देखो ये रहा 34,500 क्या हो गया, अपना प्लांट मशीनरी का जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन हो गया। अब बात करेंगे फर्नीचर की। फर्नीचर आपने परचेस कराया 1 अप्रैल 25 को और आपने 3 लाख का परचेस कराया, तो 3 लाख का 10% कितना हो गया, 30,000। तो देखो ये रहा फर्नीचर पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आ गया, 30,000 आ गया। तो टोटल अलाउेबल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 64,500। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि साइन लिमिटेड हैज अ ब्लॉक ऑफ एसेट कैरिंग 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जिसकी डब्ल्यूडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 25 आफ्टर रिड्यूसिंग डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस 24-25 वाज 40 लाख। तो क्या कहना चाह रहा है, ये लोग कहना चाह रहा है कि साइन लिमिटेड एक कंपनी है जिसका ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट कितना है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी ऑफ एसेट है 40 लाख का। इतनी बात समझ भाई, मतलब 1 अप्रैल 25 को जो है बेसिकली डब्ल्यूडीवी कितना है एसेट का, 40 लाख है। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई अपन ने क्या करा है, एक और एसेट परचेस करा है। कब परचेस करा है, अपन ने जो है एक और एसेट परचेस करा है सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी, और कब परचेस करा है, फर्स्ट ऑफ नवंबर 2025 को परचेस करा है, 14,40,000 का परचेस करा है, और पुट टू यूज भी अपन ने सेम डे पे कर लिया। सुनो, ओपनिंग में आपके पास 40 लाख एसेट थे, आपने परचेस करे कितने के, 14,40,000 के, तो आपके पास टोटल एसेट कितने के हो गए, टोटल एसेट हो गए 54,40,000 के। तो आपका जो टोटल प्लांट मशीनरी का बैलेंस है वो कितना हो गया, 54,40,000 हो गया। अब सुनो क्या बोल रहा है, इन लोगों ने कहा कि साइन लिमिटेड जो कंपनी है वो सीडी लिमिटेड से अमलगमेट हो गई, और किस दिन अमलगमेट हो गई, इन लोगों ने कहा कि भाई 1 जनवरी 26 को अमलगमेट हो गई। तो अपना प्रीवियस ईयर क्या चला, 25-26, मतलब 1 अप्रैल 25 से लेके 31 मार्च 26 अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है। इसमें इन लोगों ने ये कहा कि भाई बीच में 1 जनवरी 26 आता है, जिसमें जो आपका साइन लिमिटेड है वो क्या हो गया, सीडी लिमिटेड से अमलगमेट हो गया। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई 1 अप्रैल 25 से लेके, ठीक है ना, 31 दिसंबर 25 तक आपकी जो है साइन लिमिटेड कंपनी इफेक्टिव थी, ठीक है ना, जिंदा थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जो है 1 जनवरी 26 से लेके 31 मार्च 26 तक जो है बेसिकली आपकी कंपनी कौन है, सीडी लिमिटेड जिंदा है। तो जो साइन लिमिटेड है वो बेसिकली 9 मंथ्स जो है जिंदा थी, और आपकी जो सीडी लिमिटेड है वो 3 मंथ्स जिंदा है। वेरी इजी। अच्छा आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई आपको ये बताना है कि करंट ईयर में साइन लिमिटेड और सीडी लिमिटेड, करंट ईयर में साइन लिमिटेड और सीडी लिमिटेड दोनों को कितना कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखो क्या दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू calculate the depreciation allowable to both the companies for the previous year ending 31st of March 26 assuming that the assets were transferred to CD Limited at 60 लाख। तो देखो मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई थी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल क्या होता है, अमलगमेशन हो जाता है, तो उस केस में अपन को क्या करना है, जिस तरह से अपन नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकालते हैं अपन क्या करेंगे, उस तरह से नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, वो जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन निकल के आया उसको अपन क्या करेंगे, दोनों में, ठीक है ना, दोनों में इन द प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ डेज बांट लेंगे। तो बेसिकली साइन लिमिटेड ने क्या करा है, सीडी लिमिटेड को 60 लाख पे एसेट ट्रांसफर करे, तो उसको कोई लेने देना अपने को नहीं है। अपन तो क्या करेंगे, नॉर्मल तरीके से डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो ओपनिंग में था आपके पास 40 लाख, आपने परचेस करा 14,40,000 का, तो आपके पास टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 54,40,000 का। अब सुनो मेरी बात, जो आपका बेसिकली प्लांट एंड मशीनरी है उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या लग रही है, 15% लग रही है। तो देखो ये रहा भाई 40 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 6 लाख हो जाएगा। अब सेकंड प्लांट एंड मशीनरी की बात करते हैं। सेकंड प्लांट एंड मशीनरी आपने परचेस कब करी है, देखो ये रहा आपने परचेस करी और पुट टू यूज करी है 1 नवंबर 25 को। तो 1 नवंबर 25 से लेकर 31 मार्च 26 कैलकुलेट करते हो तो लेस देन 180 डेज आता है। इसका मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन हाफ हो जाएगा। तो देखो ये रहा भाई 14,40,000 का 7.5% कितना हो गया, 1,08,000। तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 7,08,000। अभी जो टोटल डेप्रिसिएशन अपन क्या करेंगे, साइन लिमिटेड और सीडी लिमिटेड में बांट देंगे। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है एक चीज बताओ, 1 अप्रैल से लेकर 31 दिसंबर 25 तक, 1 अप्रैल 25 से लेकर 31 दिसंबर 25 तक कितने डेज होते हैं, ये आपके डेज निकल के आएंगे 275। तो सिंपल सी बात ये है, सिंपल सी आपकी बात ये है कि भाई 275 डेज जो है बेसिकली आपकी साइन लिमिटेड कंपनी थी, और बेसिकली 365 में से अगर मैं 275 को लेस कर देता हूं तो कितना बचता है, ये आपका बचता है 90 डेज। ये आपका कितना बचता है, 90 डेज। तो देखो बेसिकली
275 मैंने बताया आपको कि भाई 275 है राइट, 275 है तो 275 डेज का डेप्रिसिएशन मिलेगा साइन लिमिटेड को, और उसके बाद जो बैलेंस 90 डेज बच गए उसका डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, शीडी लिमिट को मिलेगा। अब सुनो मेरी बात, अपन बात करते हैं पहले ये जो 6 लाख का डेप्रिसिएशन है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये जो 6 लाख का डेप्रिसिएशन है अपन क्या करेंगे, साइन लिमिटेड और शीडी लिमिट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो देखो ये करा मैंने भाई 6 लाख इंटू 275 डिवाइड बाय 360 कितना आ गया, ये आ गया 452,055। अच्छा फिर अपन ने क्या करा, शेडी लिमिटेड में डिस्ट्रीब्यूट करा, तो 6 लाख इंटू 90 डिवाइड बाय 365 कितना आ गया, ये आ गया 147,945। ये जो आपका 6 लाख का डेप्रिसिएशन था अपन ने क्या करा, दोनों कंपनी में बांट दिया। अपन ने क्या करा, दोनों कंपनी में बांट दिया। ये तो हो गया साइन लिमिटेड और ये होगा शेडी लिमिटेड। अब बात करेंगे अपन किसकी, दूसरे वाले डेप्रिसिएशन की। तो दूसरे वाला डेप्रिसिएशन कितने का है, 1,08,000 का है। अब मेरी बात सुनो, आपने एसेट परचेस कब करा है, आपने एसेट अगर परचेस करा है, देखो ये रहा फर्स्ट ऑफ नवंबर 25 को। तो बेसिकली आपने 1 नवंबर 25 को आपने क्या करा है, एसेट परचेस करा है। तो ये जो आपने एसेट परचेस करा है 1 नवंबर 25 को परचेस करा है, उसी दिन पुट यूज कर लिया। तो अपन ने ये देखा भाई 1 नवंबर से लेके 31 मार्च तक का जो आपका डेप्रिसिएशन है वो कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 1,08,000। अब मेरी बात सुनो, साइन लिमिटेड जो है बेसिकली जिंदा कब से कब तक है, तो देखो 1 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, साइन लिमिटेड को मिलेगा, और बाकी 3 महीने का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, सीडी को मिलेगा। क्योंकि अपन ने जो प्लांट मशीनरी परचेस करी है, कब परचेस करी है, 1 नवंबर को परचेस करी है। तो जो डेप्रिसिएशन अपन क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो जो प्लांट मशीनरी है अपन ने परचेस करी है 1 नवंबर को और इसी दिन पुट यूज कर ली थी। तो अपन ये देखेंगे कि जो आपका साइन लिमिटेड है उसने बेसिकली इधर से लेके इधर तक पुट यूज करा है, और जो सीडी लिमिटेड है उसने इधर से लेके इधर तक पुट यूज करा है। तो 1 नवंबर से लेके 31 मार्च 26 तक टोटल डेज कितने होते हैं, आपके टोटल डेज निकल के आएंगे 151। तो 151 में से 61 डेज यूज करा है किसने, साइन है, और बेसिकली 151 में से 90 डेज किसने यूज करा है, शेडी ने। तो 1,08,000 इंटू 61 डिवाइड बाय 151 कितना आ गया, ये आ गया 43,629। एंड इसी तरह से अपने क्या करा, सीडी लिमिट को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो मुझे ये पता चला कि भाई साई को जो है टोटल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, साई को जो है टोटल डेप्रिसिएशन मिलेगा 495 का, और जो सीडी है उसको टोटल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा 212,316 का। तो बात समझ में आ गई। तो जो आपका बेसिकली 40 लाख वाला प्लांट मशीनरी है, 40 लाख वाला प्लांट मशीनरी है, वो तो पूरे साल पुट टू यूज हुआ था, वो तो पूरे साल जो है अपन यूज करा था। तो मैंने क्या देखा कि भाई इधर से लेके इधर तक का जो डेप्रिसिएशन मिलेगा साई को, और इधर से लेके इधर तक का डेप्रिसिएशन इसको मिलेगा, सीडी को मिलेगा। फिर अपन ने बात करी जो अपन नया एसेट परचेस करा है वो तो अपन ने 1 नवंबर को परचेस करा है, और 1 नवंबर से मैंने क्या करना, यूज करना चालू करा। तो इधर से लेके पूरे इधर से लेके जो है बेसिकली 31 मार्च 26 तक यूज हुआ है, मतलब 151 डेज हुआ है, 151 डेज यूज हुआ है। तो 151 में से 61 डेज यूज करा है किसने, साइन ने, और 90 डेज किसने यूज करा है, सीडी ने। तो अकॉर्डिंगली अपन ने क्या करा, डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो अगेन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इजी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं अपन। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई लाइट्स एंड पावर लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ जनरेशन ऑफ पावर, फर्निशेस द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। ये बोला है कि भाई कंप्यूट द डेप्रिसिएशन अलाउड फॉर द प्रीवियस ईयर 25-26। आप क्या करो, आप जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ, आप जो है डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ। ये लोगों ने कहा कि द कंपनी इज ऑप्टेड फॉर द डेप्रिसिएशन अलाउंस ऑन द बेसिस ऑफ डब्ल्यूडीवी। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप पावर जनरेशन अंडरटेकिंग हो तो आप जो है एसएनएम ले सकते हो, डब्ल्यूडीवी ले सकते हो। इन लोगों ने साफ साफ बोल दिया कि भाई अपन क्या करें, डब्ल्यूडीवी मेथड ले रहे हैं। अपने को क्या करना है, डेप्रिसिएशन निकालना है। सुनो मेरी बात, ओपनिंग में आपके पास एसेट कितने थे, ओपनिंग में आपके पास एसेट थे, ओपनिंग में जो आपके पास एसेट है उनकी डब्ल्यूडीवी कितनी है, 5,78,000। देखो ये रहा प्लांट मशीनरी का मैंने ब्लॉक बनाया, उसमें ओपनिंग में कितना है, 5,78,000 है। फिर सुनो, फिर आपने क्या करा है, सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी परचेस करी है, सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी परचेस करी है। कब परचेस करी है, आपने जो है सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी परचेस करी है 29 दिसंबर को, कितने की, 2 लाख की। तो देखो ये रहा 2 लाख मैंने क्या करा, ऐड कर दिया। अब मेरी बात सुनो, अपन ने क्या करा है, दिसंबर को परचेस करा है और दिसंबर को ही पुट यूज कर लिया, तो बेसिकली 180 डेज से कम यूज करा है, तो इसमें जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो हाफ रेट का मिलेगा। तो 2 लाख का बेसिकली 2 लाख का 7.5% मिलेगा। देखो ये रहा भाई 2 लाख का मैंने करा, 2 लाख का 7.5% करा तो कितना आ गया, 15,000। तो इस एसेट पे आपको जो डेप्रिसिएशन है वो बेसिकली हाफ मिलेगा, क्योंकि अपन ने 180 डेज से कम यूज करा है। अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखो इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करा है, मशीनरी वाई परचेस कर लिए जिसपे 15% डेप्रिसिएशन आपको मिलता है, परचेज एंड इंस्टॉल। आपने करा परचेस करा और इंस्टॉल कर लिया कब, 12 जुलाई को फॉर द पर्पस ऑफ पावर जनरेशन। कितना है, 8 लाख है। देखो ये रहा अपन ने क्या करा, 8 लाख ऐड कर दिया। आप सुनो मेरी बात, ये जो आपका एसेट है, इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन भी दे दिया जाएगा। अच्छा सेकंड वाले पॉइंट है, जो सेकंड वाला पॉइंट है उस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सेकंड हैंड प्लांट मशीनरी है। अच्छा आगे देखो, फिर आपने क्या करा है, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट परचेस करा है, कितने का, 2,50,000 का। अब मेरी बात सुनो भाई, ये जो प्लांट मशीनरी है तो इन लोगों ने साफ साफ क्या रखा है कि भाई रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है, 15% है, तो 15% का एक ब्लॉक बनेगा। अच्छा एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट भी प्लांट मशीनरी है, लेकिन इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना लगता है, 40% लगता है, तो इसका एक सेपरेट ब्लॉक बनेगा। देखो ये रहा मैंने क्या करा, 40% का एक सेपरेट ब्लॉक बनाया, और कितने का आपने परचेस करा है, 2,50,000 का एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट परचेस करा है। अब देखो आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई आपने एसी परचेस करी और ऑफिस प्रीमाइसेस में इंस्टॉल कर लिए 3 लाख की। तो देखो ये रहा मैंने क्या करा, 3 लाख ऐड कर दिया, इस पे भी आपको 15% मिलेगा। अच्छा इस पे आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, सॉरी इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, क्योंकि अपन ने क्या करा है, इसको ऑफिस में इंस्टॉल कर लिया है। आगे देखो
आगे क्या दे रखा है कि भाई आपने जो है एक न्यू प्लांट मशीनरी परचेस करी है और आपने जो है पुट यूज कब कर लिया इसको, बेसिकली आपने पुट यूज कब करा है 23 नवंबर फॉर द पर्पस ऑफ पावर जनरेशन। कितने का है? 3,25,000 का है, तो ये रहा 3,25,000। अच्छा, इस पे आपको जो है क्या मिल जाएगा? डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, लेकिन ध्यान रखना 180 डेज से कम यूज करा है तो बेसिकली डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन दोनों हाफ हो जाएगा। फिर आपने क्या करा है? प्लांट मशीनरी को बेचा है, आपने क्या करा है? प्लांट मशीनरी को बेचा है, कितने बेचा है? 3,10,000 बेचा है। तो देखो यार 3,10,000 मैंने क्या करा? सेल करा। अब मेरी बात सुनो भाई, 15% मेरा ब्लॉक था, उसमें ओपनिंग में था 578, आपने टोटल परचेज कितने का करा? 1625 का आपने टोटल परचेज करा, तो कितना हो गया ये भाई? ओपनिंग में था 578, परचेज करा 16,25,000, तो टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 22,03,000। अच्छा, उसमें से आपने क्या करा? 3,10,000 का बेच दिया, तो बेसिकली आपका डब्ल्यू कितना निकल के आ रहा है? बिफोर डेप्रिसिएशन, बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन कितना निकल के आ रहा है? बिफोर चार्जिंग आपका डेप्रिसिएशन निकल के आ रहा है 18,93,000 का। कितना निकल के आ रहा है? 18,93,000 का निकल के आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है ना? मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आप क्या करते हो प्लांट मशीन को बेचते हो तो जितने भी आपने बेचा है वो क्या हो जाएगा? वो जो है बेसिकली आपके डब्बे में से लेस कर दिया जाएगा। तो इसकी परचेज प्राइस और इसकी जो डब्ल्यूडीवी है वो रेलेवेंस नहीं है, अपन तो ये देखते हैं कि भाई आपने बेचा कितने पे है। अब मेरी बात समझना, अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अच्छा, एक और चीज ध्यान रखना अपने तो क्या करा? डब्बे बना दिए, अब उन्हें क्या करना है? डेप्रिसिएशन निकालना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन निकालो। सबसे पहले अपन बात करते हैं एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट की। देखो, एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट में आपने क्या करा है? 2,50,000 का परचेज करा है, तो एक चीज बताओ, 2,50,000 पे डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? सीधी सी बात है, आपको 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखो यार 2,50,000 का आपने 40% डेप्रिसिएशन लिया, कितना 1 लाख आ गया। इस पे क्या आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? बिल्कुल आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे जो है आपको बिल्कुल भी क्या मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 2,50,000 का 20% करो, 2,50,000 का मैंने 20% करा, देखो ये रहा कितना हो गया? ये 50,000 हो गया। तो जो आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है उस पर आपका टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 1,50,000। कितना हो गया? 1,50,000। तो ये तो आपका डेप्रिसिएशन है और ये क्या है? एडिशनल डेप्रिसिएशन है। तो बेसिकली आपने परचेज करा था 2,50,000 पे, ठीक है ना? कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है इसके अंदर। 2,50,000 का आपने परचेज करा, करंट में 1,50,000 का डेप्रिसिएशन ले लिया। तो मुझे बताओ कि अगले साल के जो आपकी डब्ल्यूडीवी है, अगले साल के जो आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है वो कितनी होगी? वो होगी आपकी 1 लाख। तो देखो ये रहा भाई 2 लाख में से आपने क्या करा? 1,50,000 को लेस करा, तो कितना आ गया? ये निकल के आ गया 1 लाख। तो ये 1 लाख क्या है? अगले साल की क्या बनेगी? 1 लाख जो है इसके लिए आपकी अगले साल की डब्ल्यूडीवी बनेगी, अगले साल की जो है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनेगी। अब बात करते हैं अपन प्लांट मशीनरी की। अब बात करेंगे अपन प्लांट मशीनरी की। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, मैंने आपको ये बताया भाई देखो ये जो आपका एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट है इसका तो अपन ने क्या करा? पूरा का पूरा काम कर दिया, इसका पूरा का पूरा काम हो गया। अब सुनो मेरी बात ये जो आपने 180 डेज से कम यूज करी थी इस पे तो आपने डेप्रिसिएशन ले लिया, इस पे तो आपने क्या करा? डेप्रिसिएशन ले लिया, कितना ले लिया? 7.5% ले लिया। देखो ये रहा अपने इधर लिया था, अपने डेप्रिसिएशन लिया था, देखो ये रहा 7.5%, ठीक है। अच्छा, क्या इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा? इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि ये सेकंड हैंड है। अब बात करते हैं अपन इसकी, तो ये वाला काम हो गया, ये वाला अपन ने ले लिया। अब सुनो मेरी बात मशीनरी बाय आपने परचेस कब करी है? जुलाई में परचेस करी है, 8 लाख की परचेस करी है, तो इस पे आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आपको जो है डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन सीधी सी बात है आपको 20% दे दिया जाएगा। तो 8 लाख का 20% करो, देखो ये करा मैंने 8 लाख का 20% कितना आ गया? ये आ गया 1,60,000। मेरी बात सुनो, पॉइंट नंबर 2 कर लिया था मैंने, पॉइंट नंबर 3 कर लिया अपन ने। पॉइंट नंबर 3 में अभी अपन ने नॉर्मल डेप्रिसिएशन नहीं दिया है, नॉर्मल डेप्रिसिएशन अभी अपन देंगे, ठीक है। तो अभी अपन स्पेशल बात कर रहे हैं कि भाई इसमें आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा, इसमें आपको आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा। अच्छा, इसमें भी आपको आधा डेप्रिसिएशन मिलेगा ना, क्योंकि बेसिकली आपने क्या करा है? आपने इसको पुट यूज करा है 23 नवंबर को, 23 नवंबर को पुट यूज करा है, 180 डेज से कम यूज करा है। तो सीधी सी बात ये है कि इस पे भी जो आपको डेप्रिसिएशन वो क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो 3,25,000 का हाफ करो, कितना आ रहा है भाई? 3,25,000 का बेसिकली अपन 7.5% करेंगे। देखो ये 3,25,000 का 7.5% करा, कितना? 24,375। अब मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत होना, मैं आपको वापस पूरी कहानी बताता हूँ। ओपनिंग में था इतना, अपने परचेस करा इतना, तो बेसिकली आपका टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 22,03,000, उसमें से आपने 3,10,000 बेच दिया, तो बचा कितना? आपका क्लोजिंग डब्ल्यूडी बचा 18,93,000। 18,93,000 पे आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। बात समझ में आई? अब सुनो मेरी बात, 18,93,000 की आपकी टोटल प्लांट मशीनरी है, 18,93,000 की आपकी टोटल प्लांट मशीनरी है, जिसमें से आपने 2 लाख और 3,25,000 पे तो क्या करना है? आधा डेप्रिसिएशन लेना है। तो भाई 18,93,000 में से मैंने 2 लाख पे डेप्रिसिएशन ले लिया और बेसिकली 3,25,000 पे डेप्रिसिएशन ले लिया, तो बचा कितना? आपका सिंपल सी बात ये है भाई आपको जो डेप्रिसिएशन बचा कितना भाई, मतलब आपका जो प्लांट मशीन वो कितना बचा भाई? 18,93,000 माइनस 2 लाख एंड माइनस 3,25,000, तो कितना बचा? ये बचा 13,68,000। तो उस पर क्या करेंगे अपन? उस पर जो है 15% डेप्रिसिएशन ले लेंगे। तो 13,68,000 का अपन ने 15% डेप्रिसिएशन लिया, वो कितना निकल के आया? 2,05,200। बात समझ में आई? आपको जो है बात समझ में आ गई? वापस समझ लेना भाई, ओपनिंग में था इतना, आपने परचेस करा इतना, तो बेसिकली आपने टोटल कितना परचेस करा है? 16,25,000। कितना आ गया? ये हो गया टोटल 22,03,000। फिर आपने 3,10,000 बेचा है। अब सवाल ये आता है, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भाई ये जो अपन ने बेचा है, ये जो अपन ने 3,10,000 का बेचा है, अपने को कैसे पता चलेगा कि भाई अपन ने ये वाला बेचा है या ये वाला बेचा है? तो अपना लॉ क्या कहता है कि भाई आप क्या करोगे? फीफो मेथड को फॉलो करके। तो देखो अपन ये अज्यूम करेंगे कि भाई अपन ने जो ये 3,10,000 बेचा है, कौन सा वाला बेचा होगा? ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से बेचा होगा, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से बेचा होगा। तो सुनो, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी थी? 5,78,000। 5,78,000 की क्या थी? आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी थी। अच्छा, अपन क्या अज्यूम कर रहे हैं? अपन ये अज्यूम कर रहे हैं कि भाई 3,10,000 अपन ने जो है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से बेचा है,
ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से चाहे तो 5,78,000 माइनस 3,10,000 करा, कितना आ गया ये आ गया 2,68,000, कितना आ गया 2,68,000। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी मैंने ले ली। अच्छा करंट में मैंने क्या करा है, करंट में मैंने 2 लाख और 3,25,000 पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले लिया है, मतलब देखो ये रहा 2 लाख और ये रहा 3,25,000, इस पे मैं ऑलरेडी डेप्रिसिएशन ले चुका हूं। तो बचा कितना, अब सीधी सी बात ये है भाई ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से 2,68,000 बचा और ये 8 लाख और 3 लाख बचा, तो टोटल कितना हो गया ये बेसिकली 8 और 3 कितना होता है, 8 और 3 होता है 11 प्लस 2,68,000 कितना हो गया 13,68,000। देखो यार 13,68,000 में मैंने क्या करा 15% डेप्रिसिएशन ले लिया, तो कितना हो गया ये मेरा जो है टोटल डेप्रिसिएशन निकल के आ गया, मेरा जो है टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 39,375 और 205,200। तो देखो 1893 की 18,93,000 की आपकी जो है क्या थी प्लांट मशीनरी की डब्ल्यूडीवी थी बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। आपने क्या करा, आपने जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन चार्ज करा। अब मैं क्या करूंगा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी चार्ज करूंगा। अब सुनो एडिशनल डेप्रिसिएशन अपन ने पॉइंट नंबर 3 का तो ले लिया, पॉइंट नंबर 3 का तो ले लिया, कितना आता है ये 8 लाख का जो है आपका 20% आया था, देखो ये रहा 8 लाख का 20% आया था। अब आगे बढ़ते हैं, एडिशनल डेप्रिसिएशन फिर कैसे मिलेगा, फोर्थ नंबर पॉइंट पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, फोर्थ नंबर पॉइंट पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दिया जाएगा, लेकिन फोर्थ नंबर पॉइंट पे तो अपन ने ऑलरेडी ले लिया है। एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का तो काम हो गया ना, देखो ये रहा ना भाई एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट का तो ऑलरेडी ले लिया। अब बचा कौन सा, अब बचा ये पॉइंट नंबर 6। तो पॉइंट नंबर 6 में 3,25,000 का आपको 10% मिलेगा। भाई एडिशनल डेप्रिसिएशन वैसे तो 20% मिलता है, लेकिन करंट में मैंने इसको 180 डेज से कम यूज करा तो बेसिकली मुझे 10% मिलेगा। तो देखो ये रहा भाई 3,25,000 का 10% कितना हो गया, ये हो गया 32,500। तो बेसिकली ये तो मेरा क्या है प्लांट मशीन में नॉर्मल डेप्रिसिएशन है, ये मेरा क्या हो गया टोटल एडिशनल डेप्रिसिएशन हो गया। तो मैंने क्या करा डब्ल्यूडीवी में से टोटल डेप्रिसिएशन को लेस करा, तो मेरा जो है डब्ल्यूडीवी अगले साल का जो है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितना निकल के आ गया 1455,925। वेरी इजी। तो मेरी बात सुनो, जब भी इस तरह के एडजस्टमेंट्स आते हैं तो सबसे पहले सॉल्व कैसे करोगे भाई, सीधी सी बात ये कि भाई आप तो क्या करोगे पहले डब्बा बना लोगे, आप तो पहले डब्बा बना लोगे भाई ओपनिंग में कितना था, परचेस कितना करा और बेचा कितना, तो आपको क्या मिल जाएगा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी बिफोर चार्जिंग डेप्रिसिएशन। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको बेसिकली ये देखना है कि भाई कौन कौन सी प्लांट मशीनरी है जिसपे आपको हाफ रेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो बेसिकली कौन कौन सी प्लांट मशीनरी है जिसपे आपको हाफ रेट का डेप्रिसिएशन मिलेगा, वो क्या करोगे अलग से सॉर्ट आउट कर लोगे। तो मैंने यही करा ना, मैंने ये देख लिया कि भाई इस पे काम हो गया मेरा, भाई मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूँ कि भाई इस पे डेप्रिसिएशन ले लिया मैंने, और क्या करा मैंने इस पे डेप्रिसिएशन ले लिया, इस पे करा मैंने क्या करा इस पे डेप्रिसिएशन ले लिया और इस पे डेप्रिसिएशन ले लिया। अब जो आपका बैलेंस बच गया, जो आपका क्या बच गया बैलेंस बच गया, उस पे क्या करोगे, उस पे जो है बेसिकली आप नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दोगे। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, आप क्या कर सकते हो, ये जो आपका क्या निकल के आया था क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकल के आया था 18,93,000, इसमें से डायरेक्टली क्या करोगे 2 लाख को लेस कर दोगे और 3,25,000 को लेस कर दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा 13,68,000 मिल जाएगा। इस अपन क्या करेंगे इस पे 15% डेप्रिसिएशन लगा देंगे, क्योंकि इस पे तो आपको जो है क्या मिलेगा पूरा डेप्रिसिएशन मिलेगा, जिस पे आपको आधा डेप्रिसिएशन मिलना था वो तो आपने ऑलरेडी क्या कर लिया है, ऑलरेडी जो है आपने क्या कर लिया है कंसिडर कर लिया है। दूसरा तरीका मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर आपको क्या करना है दूसरा तरीका फॉलो करें, तो मैंने आपको दूसरा तरीका बता दिया कि भाई ये जो 3,10,000 है अपन ने बेचा है, कौन से में से बेचा होगा, तो मैंने आपको बताया कि भाई अपन अज्यूम करेंगे भी आपने क्या करा है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से बेचा है, तो 5,78,000 में से मैंने 3,10,000 को बेच दिया, तो बचा कितना 268। तो मुझे क्या करना है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में 268 पे डेप्रिसिएशन लेना है, अच्छा इस 8 लाख पे लेना है और इस 3 लाख पे लेना है, तो अगेन वही कितना आएगा, वही अगेन आएगा 13,68,000। तो लॉजिकली आपको पूरा बात समझ आ गया ना कि किस तरह से अपन सॉल्व करेंगे। सबसे पहले डब्बा बना लेना, सबसे पहले क्या करोगे डब्बा बनाओगे, कैसे बनाओगे ओपनिंग परचेज फिर सेल को लेस कर दोगे तो आपको क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी। फिर सबसे पहले क्या करोगे ये देखोगे कि भाई कौन कौन सी ऐसी प्लांट मशीनरी है जिससे मुझे हाफ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब कौन कौन सी ऐसी प्लांट मशीनरी है जिसको मैंने करंट ईयर में 180 डेज से कम यूज करा है, अपन ने क्या करना है उसका डेप्रिसिएशन निकाल देना है। अच्छा फिर 18,93,000 में से क्या करोगे इन दोनों को लेस कर दोगे, तो डायरेक्टली आपको जो है 13,68,000 मिल जाएगा। इस पे आप क्या करोगे नॉर्मल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा दोगे, मतलब ये 13,68,000 के एसेट ऐसे हैं जिसको मैंने करंट में पूरे साल यूज करा है। तो अगेन ये क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन ये क्या है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, ये जो है 1 अप्रैल 26 आएगा, 1 अप्रैल 26 आएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, आप जो है डेप्रिसिएशन निकालो, आप जो है डेप्रिसिएशन निकालो प्रीवियस 25-26 का, फिर ये बोल रहा है कि भाई आप क्या करो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालो, आप जो है अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी निकालो। तो अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बेसिकली क्या हो जाती है 1 अप्रैल 26 हो जाती है, ठीक है ना। तो अगले साल की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी का मतलब क्या है कि भाई करंट ईयर में जो भी आपका क्या है डब्ल्यूडीवी निकल के आ रहा है क्लोजिंग, उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा करंट ईयर का क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाएगा आफ्टर डेप्रिसिएशन। अच्छा करंट ईयर का जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है आफ्टर डेप्रिसिएशन वही तो अगले साल का ओपनिंग डब्ल्यूडीवी बनेगा ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 4। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये लोगों ने कहा कि भाई एक कंपनी है जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इंगेज है और करंट ईयर में क्या करा है प्रीवियस ईयर 25-26 में, प्रीवियस ईयर 25-26 में बेसिकली अपन ने क्या करा है सेक्शन 35 के कुछ बेसिकली ट्रांजेक्शंस करें। तो इन लोगों ने कहा कि भाई सेक्शन 35 में आपको कितना कितना डिडक्शन मिलेगा वो बताओ, मतलब साइंटिफिक रिसर्च के लिए आपको जो है कितना कितना डिडक्शन मिलेगा। देखो इन लोगों ने क्या करा है आईआईटी को जो है पेमेंट करा है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, पूरा पूरा आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। देखो ये 1 लाख पूरा पूरा खर्चा हम अलाउ करेंगे। तो इन लोगों ने क्या करा है आईआईटी को पेमेंट करा है फॉर साइंटिफिक रिसर्च, तो 2,50,000 पूरा पूरा अलाउ कर दिया जाएगा। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप आउटसाइड कंट्रीब्यूशन करते हो तो 100% डिडक्शन आपको अलाउ कर दिया जाता है। फिर लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करा है एक कंपनी को पे करा है, इंडियन कंपनी को पे करा है फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगेन पूरा पूरा आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। तो देखो ये 4 लाख का खर्चा हम आपको अलाउ कर देंगे। फिर आगे देखो ये लोगों ने कहा कि भाई एक्सपेंडिचर इनकर्ड मतलब इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट करा है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का है 3 लाख आपको पूरा 3 लाख मिल जाएगा। कैपिटल एक्सपेंडिचर का कितने का 7,50,000 का, जिसमें से
5 लाख क्या है आपका लैंड पे है, तो लैंड पे आपको नहीं मिलता, सेक्शन 35 में लैंड पे आपको डिडक्शन नहीं मिलता। तो 3 लाख और 2,50,000 देखो ये रहा, 3 लाख और 2,50,000 तो टोटल डिडक्शन सेक्शन 35 के अंदर टोटल डिडक्शन कितना हो गया, सेक्शन 35 के अंदर टोटल डिडक्शन निकल के आ गया आपका 13 लाख का। वेरी इजी। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। अब आ जाता है अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई एक्स लिमिटेड प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज acquired a telecom license at a cost of 50 lakh on 1st of April 23 for a period of 10 years। तो देखो इन लोगों ने क्या करा है, एक टेलीकॉम लाइसेंस परचेस करा है जिसकी कॉस्ट कितनी है 50 लाख है। अच्छा कब परचेस करा है, 1 अप्रैल 23 को परचेस करा है, मतलब प्रीवियस ईयर क्या हो गया आपका, प्रीवियस ईयर हो गया 23-24। अच्छा 50 लाख का अपन ने क्या करा है, परचेस करा है, लाइफ कितनी है 10 ईयर्स है। अब देखो आगे क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई अज्यूमिंग दैट द लाइसेंस इज ट्रांसफर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन प्रीवियस ईयर 25-26। तो ये लोग कह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर 25-26 में आपने क्या करा है, इस लाइसेंस को सेल कर दिया है, इस लाइसेंस को क्या करा है, सेल करा है। अच्छा इन लोगों ने कहा कि 32 लाख पे सेल करा है या फिर 43 लाख पे करा है, 52 लाख पे करा है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई अगर हमने क्या करा है, पूरा का पूरा लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया है, तो उस केस में आप हमें ये बताओ कि भाई इनकम टैक्स एक्ट में इसके जो है क्या इंप्लीकेशंस आएंगे। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आपने परचेस करा था 1 अप्रैल 23 को, कितने का परचेस करा था, 50 लाख का परचेस करा था, 10 ईयर्स की लाइफ है, तो बेसिकली डिडक्शन कब से मिलेगा, सीधी सी बात है आपको जो है 23-24 से जो है हर साल क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। कितना डिडक्शन मिलेगा, 50 लाख डिवाइड बाय 10 करते हैं तो अपने को कितना डिडक्शन मिलेगा एवरी ईयर, 5 रुपीज का जो है एवरी ईयर अपने को डिडक्शन दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आती है। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भाई 1 अप्रैल 25 मतलब करंट ईयर में, करंट प्रीवियस ईयर में इसकी जो है ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी होगी। तो 50 लाख का परचेस करा था, 2 साल का मैंने डेप्रिसिएशन लेस करा, तो मुझे पता चला कि भाई इसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है, इसकी डब्ल्यूडीवी है कितनी 40। और कब की डब्ल्यूडी की बात कर रहे हैं अपन, 1 अप्रैल 25 की डब्ल्यूडीवी की बात कर रहे हैं। अब सुनो, अगर मैंने पूरा का पूरा लाइसेंस ट्रांसफर कर दिया कितने का, 32 लाख का, तो मुझे बताओ क्या होगा भाई, 40 लाख की चीज को आपने 32 लाख पे ट्रांसफर कराए, तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि भाई जो आपका डिफरेंशियल अमाउंट है उसका आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। तो बेसिकली करंट ईयर में मुझे कितने का डिडक्शन मिलेगा, करंट ईयर में जो है आपको 8 रुपीज का डिडक्शन मिलेगा। मैंने आपको पढ़ाया था ना, मैंने जो है आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद हो तो चलो लेके चलते हैं, आपको जो है लेके चलते हैं, एक बार रिवाइज करा देता हूँ मैं। तो ये रहे अपने डीटी के नोट्स, मैंने आपको जो है बराबर ये सेक्शन अच्छी तरह करवाया था आपको। देखो ये रहा, मैंने आपको ये बताया था कि जब भी जो सेल प्राइस है वो क्या है, वो जो है डब्ल्यूडीवी से कम है, तो उस केस में दोनों के डिफरेंस का आपको क्या मिल जाता है, डिडक्शन दे दिया जाता है। तो यहाँ पर मेरी सेल प्राइस कितनी है, 32 है, सेल प्राइस कितनी है, यहाँ पर आपकी सेल प्राइस है 32, डब्ल्यूडीवी कितनी है 40, तो आपको जो है क्या होगा, करंट ईयर में 8 रुपीज का डिडक्शन दे दिया जाएगा। ठीक है डन है। अच्छा फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने इसको जो है 43 लाख पे ट्रांसफर करा है, तो मुझे एक चीज बताओ क्या होगा। देखो 40 लाख की चीज को आपने 43 में ट्रांसफर कराया, तो फायदा कितने का हुआ, आपको फायदा हुआ 3 रुपीज का। अच्छा अभी तक आपने डिडक्शन कितना ले रखा है, अभी तक आपने जो है बेसिकली 10 रुपीज का डिडक्शन ले रखा है। तो विचर इज लोअर क्या होगा, विचर इज लोअर आपकी जो है इनकम मान ली जाएगी। ये भी अपने पढ़ रखा है, देखो ये रहा 3 रुपीज की आपकी क्या मान ली गई, 3 रुपीज की आपकी जो है टैक्सेबल इनकम मान ली गई। ये भी पढ़ाया था अपन मैंने आपको, देखो ये रहा कि भाई अगर सेल प्राइस जो है क्या है डब्ल्यूडीवी से ज्यादा है, तो उस केस में क्या होता है कि लीस्ट शैल बी टैक्सेबल एज पीजीपी। भाई कितना आपको कितना फायदा हुआ है, या फिर डिडक्शन अलाउड विचर इज लेस का आपको क्या मिलेगा, विचर इज लेस आपकी जो है इनकम मान ली जाएगी। डन है। अच्छा आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि से फॉर एग्जांपल हमने 52 लाख पे ट्रांसफर कराया, तो क्या होगा, आ जाओ देखो 52 लाख पे ट्रांसफर कराया, तो आ जाओ देखो क्या होगा भाई, आपने 40 लाख की चीज को आपने क्या करा है, 40 लाख की चीज को 52 पे ट्रांसफर कराया, तो फायदा कितने का हुआ, आपको जो है 12 रुपीज का फायदा हुआ। अच्छा अभी तक आपने डिडक्शन कितना लिया था, अभी तक आपने 10 रुपीज का क्या लगा था, डिडक्शन लिया था, तो विचर इज लेस आपकी क्या होगी, पीजीपी इनकम मानी जाएगी। तो 10 रुपीज भाई 12 रुपीज का फायदा हुआ है, उसमें से 10 रुपीज आपकी क्या होगी, पीजीपी इनकम होगी, और बाकी जो 2 रुपीज है वो क्या होगा, कैप गेन्स होगा। ये भी मैंने आपको अच्छी तरह करवाया था। देखो ये रहा भाई 10 रुपीज तो आपकी पीजीपी की इनकम हो गई, और आपका जो है बेसिकली कैप गेन्स कितना निकल के आया, 2 रुपीज का जो है कैप गेन्स निकल के आया। तो ये आपका क्या है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है। अच्छा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है, कैप गेन्स वाले चैप्टर में जाकर आप ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। अच्छा ये वाला पॉइंट हो गया अपना। अब ये लोग कह रहे हैं कि लेटर से सपोज कि भाई मैंने क्या करा है, होल लाइसेंस को ट्रांसफर नहीं करा है, सिर्फ पार्ट ऑफ द लाइसेंस को ट्रांसफर करा है, तो उस केस में जो है इन तीनों एबीसी पॉइंट में क्या क्या इंप्लीकेशन आएगा। आ जाओ देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई मेरी जो डब्ल्यूडीवी है वो कितनी है, 40 है। अच्छा मैंने होल लाइसेंस को ट्रांसफर नहीं करा है, मैंने पार्ट ऑफ द लाइसेंस को ट्रांसफर करा है। अब देखो क्या बोल रहा है कि भाई मैंने जो है पार्ट ऑफ द लाइसेंस को 32 लाख पे ट्रांसफर करा है। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब आप क्या करते हो, जब आप पार्ट ऑफ द लाइसेंस को ट्रांसफर करते हो एंड अगर आपकी सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से कम है, तो उस केस में क्या होता है कि भाई जो आपकी सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी में से लेस कर दी जाती है। तो सीधी सी बात यह है कि भाई इस करंट प्रीवियस ईयर में क्या होगा, करंट प्रीवियस ईयर में जो आपकी सेल वैल्यू है वो डब्ल्यूडीवी में से लेस कर देंगे, तो आपकी रिवाइज डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आएगी, 8 निकल के आएगी। अच्छा रिमेनिंग ईयर्स कितने बचे हैं भाई, डिडक्शन के लिए आपके रिमेनिंग ईयर्स कितने बचे हैं, 8 ईयर्स बचे हैं। भाई 2 साल तो निकल चुके हैं, 10 में से 2 साल निकल चुके हैं, तो बच्चे कितने, 8 ईयर्स। तो बेसिकली आपको जो है बेसिकली एवरी ईयर 1 रुपीज का क्या मिलेगा, डिडक्शन मिलेगा। देखो ये रहा, आपको एवरी ईयर क्या होगा, आपको जो है एवरी ईयर 1 रुपीज का डिडक्शन दिया जाएगा। वेरी इजी। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अच्छा अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने पार्ट ऑफ द लाइसेंस ट्रांसफर करा कितने का, 43 लाख का। तो देखो 40 लाख की चीज को आपने 43 लाख पे ट्रांसफर कर दिया, तो बेसिकली भले ही अपन ने क्या करा है, पार्ट ऑफ द लाइसेंस को ट्रांसफर करा है, लेकिन जब भी मेरी सेल वैल्यू क्या हो जाती है, जब भी मेरी सेल वैल्यू डब्ल्यूडीवी से ज्यादा हो जाती है, तो उस केस में क्या निकलता है, उस केस में आपकी इनकम निकलती है। तो 40 लाख की चीज को आपने 43 में ट्रांसफर कर दिया, तो अगेन वही देखेंगे तो आपको 3 रुपीज का फायदा हुआ, और अभी तक आपने डिडक्शन लिया था 10 का, तो विचर इज लेस क्या होगी आपकी पीजीपी इनकम। तो देखो ये रहा
₹3 की क्या मानी जाएगी, ₹3 की आपकी पीजीपी इनकम मानी जाएगी। एंड बेसिकली अगर आपने क्या करा है, अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको 52 लाख में ट्रांसफर करा है तो वही बात होगा कि भाई ₹10 आपका क्या होगा, ₹10 जो है आपका पीजीपी इनकम होगा एंड ₹2 आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सारी चीजें मैंने आपको जो है ये वाला जब अपन सेक्शन पढ़ रहे थे बहुत डेप्थ में समझाए थे, तीनों केसेस मैंने आपको समझाए थे और तीनों केसेस जो है इन लोगों ने क्या कर रखे हैं, टेस्ट कर रखे हैं। इजी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 35 ईडी बिजनेस के बारे में बता रहा है। इन लोगों ने कहा कि मिस्टर ए कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, शुगर एंड एडिबल ऑयल एज ऑन 1 अप्रैल 2025। तो करंट ईयर में 1 अप्रैल 2025 में आपने जो है क्या करा है, वेयरहाउसिंग फैसिलिटी चालू करी है 3 बिजनेस के लिए, फूड ग्रेन हो गया, शुगर हो गया और एडिबल ऑयल हो गया। सेक्शन 35 एडी मैंने आपको कराया था। देखो सेक्शन 35 एडी मैंने आपको कराया था। यहाँ पर देखो ये लोगों ने कहा कि भाई वेयरहाउसिंग फैसिलिटीज फॉर स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड शुगर कवर्ड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई जो आपका फूड ग्रेन्स है और जो शुगर है वो तो 35 एडी का बिजनेस है, लेकिन जो आपका एडिबल ऑयल है वो 35 एडी का बिजनेस नहीं है। अच्छा आगे देखो, तो बेसिकली अपन ने क्या करा है, तीन तरह के जो है तीन तरह की वेयरहाउसिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश करी है। अब इन लोगों ने कहा कि भाई ही इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 80 लाख, 60 लाख एंड 50 लाख रिस्पेक्टिवली ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी 25 से लेके मार्च 25 एक्सक्लूसिवली फॉर द अबव बिजनेस एंड कैपिटलाइज द सेम इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एज ऑन 1 अप्रैल 25। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, आपका करंट प्रीवियस से चालू कब से हो रहा है, 1 अप्रैल 25 से चालू हो रहा है, खत्म कब होगा, खत्म होगा 31 मार्च 26 पे। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई जनवरी से लेके मार्च तक, मतलब बेसिकली इन लोगों ने कहा कि बिजनेस चालू करने से पहले, इन लोगों ने ये कहा कि भाई बिजनेस चालू करने से पहले आपने क्या करा है, बिजनेस आपने कब चालू करा है, 1 अप्रैल 25 को चालू करा है। तो इन लोगों ने कहा कि बिजनेस चालू करने से पहले जनवरी 25 से लेकर मार्च 25 तक आपने क्या करा है, तीनों बिजनेस के लिए 80 लाख का, 60 लाख का एंड 50 लाख का रिस्पेक्टिवली खर्चा करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा 35 एडी में मैंने आपको पढ़ा रखा है कि भाई किसका खर्चा, किसका आपको डिडक्शन नहीं दिया जाता, तो बेसिकली आपको जो है लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता, आपको गुडविल का डिडक्शन नहीं मिलता और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिडक्शन नहीं मिलता। अच्छा आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई आपने जो है जनवरी से लेकर मार्च तक जो है कितना कितना खर्चा करा है, 80 लाख का, फिर 60 लाख का एंड 50 लाख का जो है क्या करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई 80 लाख, 60 लाख एंड 50 लाख में से लैंड का वैल्यू कितना है, तो इन लोगों ने कहा कि द कॉस्ट ऑफ लैंड इंक्लूडेड इन द अबव फिगर इज 50 लाख, 40 लाख एंड 30 लाख रिस्पेक्टिवली। अब ये लोग कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द प्रीवियस 25-26 he incurred capital expenditure of 20 lakh, 15 lakh and 10 lakh respectively for the extension reconstruction of the building purchased and used exclusively for the above business। तो एक तो खर्चा आपने जनवरी से लेकर मार्च में करा है, फिर इन लोगों ने कहा कि भी तीनों बिजनेस के लिए एक खर्चा आपने करंट प्रीवियस ईयर में करा है। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ सेटिंग अप वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, शुगर एंड एडिबल ऑयल बिफोर क्लेमिंग डिडक्शन अंडर 35 एडी एंड बिफोर डेप्रिसिएशन फॉर द प्रीवियस 25-26 इज 16 लाख, 14 लाख एंड 31 लाख रिस्पेक्टिवली। तो इन लोगों ने कहा कि भी तीनों तरह के बिजनेसेस का आपको प्रॉफिट दे रखा है, तीनों तरह के बिजनेस का आपने को क्या दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है। अच्छा करना क्या है अपने को, इन लोगों ने कहा कंप्यूट द इनकम अंडर दैट पीजीपी, अपने को जो है पीजीपी की करनी, इनकम निकालनी है। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, एडिबल ऑयल की। भाई ये जो एडिबल ऑयल का क्या है बिजनेस है, ये आपका 35 एडी का बिजनेस नहीं, मतलब इसको नॉर्मल तरीके से अपन क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। आ जाओ देखो भाई एडिबल ऑयल से आपका जो प्रॉफिट है वो कितना आ रहा है, 31 लाख आ रहा है। तो मैंने क्या करा, प्रॉफिट पकड़ा मैंने कितना, 31 लाख का। इसमें से क्या करूंगा, डेप्रिसिएशन लेस करूंगा, क्योंकि क्वेश्चन में कह रखा है कि सेक्शन 32 का मैंने डेप्रिसिएशन लेस नहीं कर रखा। आ जाओ देखो, एडिबल ऑयल के लिए आपने क्या करा था, 50 लाख का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, जिसमें से 30 लाख का क्या है, लैंड है, मतलब बेसिकली 20 लाख का क्या होगा, बिल्डिंग होगा। तो बिल्डिंग पे आपको मिल जाता है, तो बेसिकली 20 लाख बिल्डिंग पे आपको मिल जाएगा, प्लस आपने क्या करा है 10 लाख का और क्या करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है डूइंग द करंट प्रीवियस ईयर एडिबल ऑयल के लिए। तो 20 + 10 कितना हो गया, 30 लाख हो गया। अच्छा बिल्डिंग पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है, 10% होती है। तो देखो ये 30 लाख का 10% कितना होता है, 3 लाख होता है। तो प्रॉफिट था 31 लाख का, उसमें से मैंने डेप्रिसिएशन को लेस करा, तो बेसिकली आपका चार्जेबल इनकम कितना आ गया, 28 लाख आ गया। इधर तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, राइट। तो वापस समझ लेना भाई, आपने क्या करा है जनवरी से लेकर मार्च तक क्या करा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है कितने का, जनवरी से लेकर मार्च तक आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है 50 लाख का ऑन एडिबल ऑयल। लेकिन इस 50 लाख में से आपने लोग क्वेश्चन में बता रखा है कि 30 लाख क्या है, लैंड का है, तो लैंड पे तो आपको डेप्रिसिएशन मिलता नहीं है। तो 50 - 30 करा मैंने, कितना आ गया, 20 आ गया। तो 20 लाख पे मिलेगा, प्लस करंट प्रीवियस ईयर में आपने क्या करा है 10 लाख की ऑल बिल्डिंग परचेस करी है, तो टोटल कितना हो गया, 30 लाख हो गया। 30 लाख का 10% कितना हो जाता है, आपका 3 लाख हो जाता है। तो आपकी जो है चार्जेबल इनकम कितनी आ जाएगी, 28 लाख आ जाएगी। ये तो किसकी बात करी अपन ने, एडिबल ऑयल की बात करी। अब अपन बात करेंगे 35 एडी के बिजनेस की। देखो ये 35 एडी का बिजनेस, फूड ग्रेन हो गया, शुगर हो गया, दोनों का अपने को प्रॉफिट बता रखा है 16 और 14। देखो दे रखा है ना क्वेश्चन में, आपको बता रखा है कि भाई देखो ये 16 लाख और 14 लाख का क्या है, 16 लाख और 14 लाख का आपका प्रॉफिट है फ्रॉम फूड ग्रेन्स एंड शुगर। देखो ये फूड ग्रेन्स एंड शुगर। अब सुनो 35 एडी में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसका डिडक्शन आपको करंट में ही मिल जाता है। अब देखो 35 एडी में मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसका डिडक्शन आपको करंट में मिल जाता है। और 35 एडी में अपन एक और चीज पढ़ी थी कि बिजनेस को चालू करने से पहले अगर आपने कोई खर्चा करा है, एंड अगर आपने बिजनेस चालू करते समय बुक्स अकाउंट्स में उसको कैपिटलाइज कर दिया है तो भी आपको डिडक्शन दे दिया जाएगा। अब सुनते हैं, अब सुनो मेरी बात। सबसे पहले बात करेंगे फूड ग्रेन्स की। फूड ग्रेन्स पे आपने एक्सपेंडिचर करा है 80 लाख का, लेकिन 80 लाख में से 50 लाख क्या है, 80 लाख में से 50 लाख आपका लैंड है, तो 80 में से 50 तो हट जाएगा, बचा कितना, 30 लाख।
30 लाख का आपको डिडक्शन मिलेगा, प्लस करंट में आपने 20 का और कराया तो 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50 हो गया। तो करंट में मुझे क्या होगा, करंट में मुझे है जो है बेसिकली 50 लाख का डिडक्शन मिलेगा। देखो ये रहा 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50 हो गया। तो 16 लाख का मेरा प्रॉफिट था, उसमें से मैंने 50 लाख का क्या करा, डिडक्शन लिया। तो बेसिकली आपको लॉस कितना निकल के आया, आपको जो है बेसिकली लॉस निकल के आया 34 का। देखो ये रहा लॉस कितना निकल के आया, 34 का निकल के आया। सेम काम अपन किसका करेंगे, सेम काम जो है आप शुगर का करोगे। तो शुगर का प्रॉफिट कितना है, 14 है। शुगर का प्रॉफिट कितना है, 14 है। आ जाओ देखो, शुगर के लिए आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना करा है बिजनेस को चालू करने से पहले, 60 लाख का। अच्छा 60 में से जो आपका लैंड है वो कितना है, 40 है। तो 60 माइनस 40 कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि लैंड का तो मिलता नहीं है, तो 20 का मिल जाएगा। अच्छा करंट में आपने 40, करंट में आपने 15 का और करा है, तो 20 प्लस 15 कितना हो गया, 35 हो गया। देखो ये रहा 14 में से मैंने क्या करा, 14 में से मैंने 35 को लेस करा, 14 में से मैंने क्या करा, 35 को लेस करा, तो आपका लॉस कितना निकल के आ गया, आपका लॉस निकल के आ गया 21। तो बेसिकली आपका जो स्पेसिफाइड बिजनेस है, जो आपका स्पेसिफाइड बिजनेस है, उससे आपका टोटल लॉस कितना निकल के आया, उससे आपका टोटल लॉस निकल के आया 55 लाख का। अच्छा मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि भाई अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस होता है तो अपन नॉर्मल बिजनेस से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। देयरफॉर करंट में आपको क्या करना पड़ेगा, 28 लाख का, 28 लाख पे तो टैक्स पे करना पड़ेगा, और ये जो 55 लाख का लॉस है इसको आप सेट ऑफ नहीं कर सकते, इसको आप क्या कर पाओगे, कैरी फॉरवर्ड कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी क्वेश्चन, 35 एडी का क्वेश्चन था। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई XYZ लिमिटेड कमेंस्ड ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस ऑफ न्यू 3 स्टार होटल। 3 स्टार होटल मतलब 35 एडी का बिजनेस है। अच्छा हमने बिजनेस कब चालू करा है, 1 अप्रैल 25 को चालू करा है। अब देखो बिजनेस चालू करने से पहले आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है 50 लाख का, जो आपने क्या करा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज भी कर दिया है। तो द कंपनी इनकर्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ 50 लाख ड्यूरिंग द पीरियड जनवरी से लेकर मार्च, मतलब बिजनेस चालू करने से पहले। अच्छा उसको आपने क्या करा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज भी कर लिया है 1 अप्रैल 25 को। अच्छा आगे देखो करंट ईयर में आपने क्या करा है, करंट ईयर में आपने जो है बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर करा है 2 करोड़ का, 2 करोड़ का एक्सक्लूसिवली फॉर द वो बिजनेस। लेकिन 2 करोड़ में से जो है बेसिकली 1.5 करोड़ क्या है, लैंड का है, तो बेसिकली लैंड का तो आपको मिलता नहीं है। आगे देखो आगे इन लोगों ने कहा कि कंप्यूट द इनकम अंडर दैट पीजीईपी, आपने मुझे पीजीईपी की क्या करनी है, इनकम निकालनी है। देखो क्या दे रखा है, द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस ऑफ रनिंग दिस होटल। भाई जो आप ये होटल चला रहे हो इससे आपको प्रॉफिट कितना आ रहा है, इससे आपको प्रॉफिट आ रहा है 25 लाख का, ये आपका हो गया प्रॉफिट। अब सुनो 35 एडी के बिजनेस में मैंने आपको सिखाया कि जो भी आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसका करंट में ही आपको डिडक्शन दे दिया जाता है, एक्सेप्ट लैंड बिल्डिंग, सॉरी एक्सेप्ट लैंड गुडविल एंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। आ जाओ देखो इन लोगों ने ये कहा कि भाई देखो आपने क्या करा है, बिजनेस को चालू करने से पहले 50 लाख का खर्चा करा है, 50 लाख का खर्चा करा है बिजनेस के लिए। फिर इन लोगों ने एक और चीज कही कि बिजनेस चालू करने के बाद आपने 2 करोड़ का खर्चा करा है, लेकिन 2 करोड़ में से 1.5 करोड़ लैंड है, तो बेसिकली 2 करोड़ में से मैंने 1.5 करोड़ हटा दूंगा, तो बचा कितना 50 लाख। तो 50 लाख का ये डायरेक्शन मिलेगा और बेसिकली 50 लाख का ये डायरेक्शन मिलेगा। तो ये आपका जो खर्चा है वो आपने बिजनेस चालू करने से पहले करा है, और ये जो खर्चा है आपने करंट ईयर में करा है, ठीक है ना। तो बेसिकली टोटल आपको डायरेक्शन कितने का मिलेगा, 1 करोड़ का मिलेगा। देखो ये रहा भाई 25 लाख आपका प्रॉफिट था, उसमें से अपन ने क्या करा, उसमें से 100 लाख का अपन ने क्या करा, डिडक्शन क्लेम करा। तो इसके लिए आपको लॉस कितना निकल के आया, आपको जो है लॉस निकल के आया 75 लाख का। 75 लाख का क्या है, लॉस है। अब क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन आगे ये कह रहा है कि भाई आपका जो है दूसरा, आपका जो है बेसिकली 35 एडी का एक दूसरा बिजनेस है, उससे आपको 120 लाख का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। देखो क्या दे रखा है कि भाई 4 स्टार होटल कंपनी क्या कर रही है, दूसरी सिटी में क्या कर रही है, एक 4 स्टार होटल चला रही है। मतलब ये वाला बिजनेस भी क्या है, 35 एडी का बिजनेस है। देयरफॉर मैंने आपको ये बताया था कि अगर स्पेसिफाइड बिजनेस से लॉस होता है तो उसका जो बेसिकली लॉस है अपन क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बेसिकली एक होटल से आपको लॉस हो रहा है, दूसरे होटल से आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, तो अपन ने क्या करा, ये लॉस को क्या करा, प्रॉफिट से सेट ऑफ कर लिया। तो करंट में आपको टैक्स कितने पे करना है, करंट पे आपको जैसे 45 लाख पे ही टैक्स पे करना है। डन है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 10 पे आओ, देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है ये कि भाई एक्स लिमिटेड ने क्या करा है, कंट्रीब्यूट करा है 20% ऑफ द बेसिक सैलरी टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर द पेंशन स्कीम रिफर टू इन 80 CCD। मैंने आपको पढ़ाया था कि भाई अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन करता है तो 14% ऑफ सैलरी तक क्या करा जाता है, खर्चा अलाउ करा जाता है। अच्छा इन लोगों ने ये कहा कि भाई जो कंपनी है वो क्या कर रही है, 20% ऑफ बेसिक सैलरी कंट्रीब्यूट कर रही है। क्वेश्चन में देखोगे तो बेसिक सैलरी कितनी है, बेसिक सैलरी है 10 लाख, मतलब कंपनी कंट्रीब्यूशन कितने का कर रही है, 2 लाख का कंट्रीब्यूशन कर रही है। कंपनी कंट्रीब्यूशन कितने का कर रही है, 2 लाख का कर रही है। अच्छा अब डिडक्शन कितना मिलता है, डिडक्शन मिलता है 14% ऑफ सैलरी, और सैलरी में अपन क्या करते हैं, डीए को भी इंक्लूड करते हैं। तो देखो आपकी सैलरी कितनी है, आपकी सैलरी है 10 लाख, इसके अंदर अपन डीए भी इंक्लूड करेंगे। डीए कितना दे रखा है, 40% ऑफ बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी का 40% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 लाख, तो टोटल कितना हो गया, 14 लाख हो गया। अब कंपनी को जो डिडक्शन है, जो एम्प्लॉयर है उसको डिडक्शन कितना मिलता है, एम्प्लॉयर को जो है डिडक्शन मिलता है सैलरी का 14%। तो 14 लाख का 14 लाख का अगर मैं 14% निकालता हूँ, 14 लाख का अगर मैं 14% निकालता हूँ तो कितना निकल के आएगा, 1,96,000। तो देखो ये रहा, कभी कंपनी ने कंट्रीब्यूशन करा है 2 लाख का, लेकिन कंपनी को डिडक्शन कितने का मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 1,96,000 का मिलेगा। तो बेसिकली सीधी सी बात है, जो 4 लाख का एक्सेस है ये क्या हो जाएगा, ये क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। वेरी इजी। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाँ जी, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 से चालू करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है समझना। इन लोगों ने कहा कि भाई एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी हैविंग 2 यूनिट्स, 2 यूनिट है कंपनी के पास। यूनिट ए है विच कैरीज ऑन द स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग अ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ शुगर। तो यूनिट ए जो है 35 एडी का बिजनेस है। यूनिट बी कैरीज ऑन द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस ऑफ वेयरहाउसिंग फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ एडिबल ऑयल। तो अपने पास 2 यूनिट है, एक यूनिट जो है 35 एडी का काम कर रही है, 35 एडी का बिजनेस कर रही है, और दूसरी यूनिट जो है 35 एडी का बिजनेस नहीं कर रही। आगे देखो
इन लोगों ने कहा कि भाई यूनिट ए कमेंस द ऑपरेशंस ऑन 1st of April 2024 and it claimed deduction of 100 lakh incurred on the purchase of two buildings of 50 lakh each for operating a warehousing facility for the storage of sugar under 3580 for the previous year 24-25। तो प्रीवियस ईयर 24-25 में यूनिट ए ने अपना बिजनेस चालू करा था एंड प्रीवियस ईयर 24-25 में जो आपका यूनिट ए है उसने क्या करा था 100 लाख का पूरा क्या करा था डिडक्शन ले लिया था। तो 3580 में अपन ने ये पढ़ा है कि जो भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हो उसका आपको डिडक्शन जो है उसी साल मिल जाता है। तो यूनिट ए ने क्या करा था 100 लाख की बिल्डिंग्स परचेस करी थी, मतलब 50-50 लाख की दो बिल्डिंग परचेस करी थी और बेसिकली यूनिट ए ने क्या करा पूरा का पूरा डिडक्शन ले लिया। आगे देखो ये लोगों ने ये कहा हाउएवर इन फेब 2026, ठीक है ना, मतलब बेसिकली आपका प्रीवियस ईयर क्या हो गया 25-26 हो गया, मतलब जस्ट अगले साल यूनिट ए ने क्या करा अपनी जो बिल्डिंग है एक बिल्डिंग जो है वो क्या करा एक बिल्डिंग जो है यूनिट बी को ट्रांसफर कर दी। अभी बोल रहा है कि भाई आप क्या करो टैक्स इंप्लीकेशन बताओ, में आप जो है क्या करो टैक्स इंप्लीकेशन बताओ। मैंने आपको ये सिखाया था कि भाई अगर आप क्या करते हो स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में कोई क्या करते हो अपने एसेट को ट्रांसफर करते हो तो उस केस में क्या होता है जितना भी आपने डिडक्शन लिया था माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, क्या बन जाता है आपकी इनकम बन जाती है। सुनो भाई प्रीवियस ईयर 24-25 में आपने क्या करा था आपने जो है बेसिकली 100 लाख का डिडक्शन लिया था। प्रीवियस ईयर 25-26 में क्या करा आपने एक बिल्डिंग जो 50 लाख की थी उसको क्या करा ट्रांसफर कर दिया किसको नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस को। तो जो आपने बिल्डिंग ट्रांसफर करी है उस पर आपने डिडक्शन कितना लिया था उस पर 50 लाख का डिडक्शन लिया था। अच्छा अब बेसिकली आपने ट्रांसफर करी है 25-26 पे, आपने ट्रांसफर करी है 25-26 पे। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया था कि जितना भी आपने डिडक्शन लिया है उसमें से अपन क्या करेंगे लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन जो आपको मिल जाता। तो देखो प्रीवियस ईयर 25-26 से पहले आपके टोटल कितने प्रीवियस ईयर खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक ही प्रीवियस ईयर खत्म हो चुका है, मतलब बेसिकली 24-25। तो 24-25 का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। तो बेसिकली 50 लाख का 10% कितना होता है 5 लाख होता है। तो देखो 5 लाख हमने आपको क्या करा डेप्रिसिएशन दे दिया। तो आपकी जो डीम्ड इनकम है मतलब आपकी जो 45 लाख की है 45 लाख का जो अमाउंट है वो क्या मान ली जाएगी आपकी डीम्ड इनकम मान ली जाएगी। मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया था भाई जितना भी आपने डिडक्शन लिया है माइनस डेप्रिसिएशन दैट वुड हैव बीन अलाउेबल टू यू, ठीक है ना, तो वो आपका क्या बन जाता है नेट अमाउंट आपकी जो है इनकम बन जाती है। तो 45 लाख आपकी इनकम बन जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं आ जाओ। तो 45 लाख आपकी इनकम मान ली जाएगी। अब सुनो मेरी बात, प्रीवियस ईयर 25-26 में ये जो बिल्डिंग है किसके पास आ गई यूनिट बी के पास आ गई। तो यूनिट बी क्या करेगी इस पर डेप्रिसिएशन क्लेम करेगी। किस अमाउंट पर क्लेम करेगी, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जितने अमाउंट की आपकी क्या बनती है इनकम बनती है वही क्या बन जाएगा यूनिट बी की जो है एक्चुअल कॉस्ट बन जाएगी। तो देखो ये रहा एक्चुअल कॉस्ट इन द हैंड्स ऑफ यूनिट बी कितनी होगी 45 लाख होगी। तो देखो इसका जो पूरा लॉजिक है मैंने बहुत डेप्थ में क्लास में बताया था। तो अगर आपने मुझसे क्लास ले रखी है तो मैंने आपको जब बहुत डेप्थ में पूरा का पूरा लॉजिक बताया था कि भाई अपन ये क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा क्वेश्चन नंबर 10 हो ही गया था अपना। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भाई एक कंपनी है आइजेक लिमिटेड जो बेसिकली किस में इंगेज है इन द बिजनेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। कंपनी का नेट प्रॉफिट आ रहा है एज पर पीएनएल अकाउंट कितना 35,25,890। तो कंपनी का जो है पीएनएल अकाउंट कितना है, कंपनी का जो बेसिकली नेट प्रॉफिट है वो कितना निकल के आ रहा है 35 लाख समथिंग का आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम। तो कंपनी ने क्या कर रखा है ये सारे आइटम को जो है क्या कर रखा है नेट प्रॉफिट में एडजस्ट कर रखा है। तो अपन क्या करेंगे इस नेट प्रॉफिट को बेस ले लेंगे, अपन क्या करेंगे इस नेट प्रॉफिट को बेस ले लेंगे। फिर अपन क्या करेंगे जिस इसने जो खर्चे ले रखे हैं अपन क्या करेंगे उसको एनालाइज करेंगे। अगर इनकम टैक्स एक्ट में अलाउड है तो कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, अगर इनकम टैक्स एक्ट में डिसअलाउड है तो अपन क्या करेंगे इन खर्चों को एड बैक कर देंगे। क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आपका ये नेट प्रॉफिट है ये नेट प्रॉफिट कैसे निकल के आया है आफ्टर डेबिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स, मतलब आपने ये सारे जो खर्चे हैं क्या कर रखे हैं लेस कर रखे हैं, उसके बाद जाके आपका ये नेट प्रॉफिट निकल के आया है। पढ़ो देखो क्या दे रखा है। इन लोगों ने बोला परचेज प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द पर्पस ऑफ इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो आपने क्या करा है इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल खरीदा है कितने का 11,80,000 का। कोई दिक्कत नहीं है खर्चा अलाउ कर दिया जाता है, डिसअलाउ नहीं होगा। तो देखो ये वाला में इसमें आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो इधर आगे आपका नील एडजस्टमेंट। आगे देखो इन लोगों ने कहा कि परचेज प्राइस ऑफ द एसेट यूज्ड फॉर इन हाउस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैंड और बिल्डिंग। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 35 में आपको जो है बेसिकली सेक्शन 35 के अंदर आपको लैंड का डिडक्शन नहीं मिलता। इसका मतलब क्या है कि भाई ये जो 5 लाख है ये अपने को क्या करना पड़ेगा एड बैक करना पड़ेगा। देखो ये रहा मैंने क्या करा नेट प्रॉफिट में 5 लाख को ऐड कर दिया। आगे देखो आगे बढ़ते हैं अपन जो है आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे चल रहे थे अपन, राइट। देखो फिर इन लोगों ने कहा कि भाई एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट 25,50,000 का। कोई दिक्कत नहीं है भाई, नोटिफाइड एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का जो खर्चा आपको अलाउ कर दिया जाता है, मैंने आपको पढ़ाया था। इन लोगों ने कहा एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एक तो लैंड है और एक आपका जो है एक्सपेंडिचर है ऑन ट्रेनिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि भाई नोटिफाइड स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लैंड और बिल्डिंग का आपको खर्चा अलाउ नहीं करा जाता। देखो ये जो 40 लाख क्या कर दिया जाएगा एड बैक कर दिया जाएगा। देखो ये रहा 40 लाख अपन ने क्या करा ऐड कर दिया। आगे बढ़ते हैं अपन आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एडवर्टाइजमेंट इन पॉलिटिकल पार्टी। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप क्या करते हो पॉलिटिकल पार्टी से एडवर्टाइजमेंट का खर्चा कराते हो अलाउड नहीं करा जाएगा। तो 75,000 अपन क्या करेंगे एड बैक कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना भाई अपन जब चैप्टर 6 के डिडक्शंस पढ़ेंगे तो जीटीआई में से आपको जो है इसका डिडक्शन दे दिया जाता है। जीटीआई में से आपको क्या मिल जाता है इसका डिडक्शन आपको दे दिया जाता है। तो अपन कहाँ पढ़ेंगे चैप्टर 6 में पढ़ेंगे।
अभी अपने को क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी अपने को क्वेश्चन सिंपल सी बात बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, पीजीपी इनकम निकालो। इसने सिंपल सी बात ये कही कि भाई पीजीपी की इनकम निकाल के बता दो। फिर लोगों ने कहा कि भाई एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कोई दिक्कत नहीं है, अलाउड होता है। फिर लोगों ने कहा एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द इश्यू ऑफ राइट शेयर्स, तो मैंने आपको बताया था कि भाई जो आपका राइट शेयर्स होता है, आईपी होता है, इसका जो खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाता, तो ये 80,000 एड बैक कर दिया जाएगा। देखो ये रहा, अपन ने 80,000 एड बैक कर दिया। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई पेनल्टी आपने पे करी है जीएसटी एक्ट के अंदर, तो पेनल्टी आपको अलाउ नहीं कर जाती, 35,000 की पेनल्टी अपन क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। फिर आगे देखो, फिर आगे इन लोगों ने कहा, अरे क्या नौटंकी हो रही है ये। फिर आगे इन लोगों ने कहा कि भी प्रोविजन फॉर लॉस ऑफ सब्सिडी, आपने क्या कर रखा है, प्रोविजन बना रखा है। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी तरह का प्रोविजन आपको अलाउ नहीं किया जाता है, 85,000 एड बैक हो जाएगा। देखो ये रहा, 85,000 अपन ने क्या करा, ऐड कर दिया। फिर आगे देखते हैं, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन टेकन फ्रॉम बैंक फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस ऑफ इनकम टैक्स। तो बेसिकली आपने क्या करा है, आपने इनकम टैक्स पे करने के लिए, आपने क्या करा है, इनकम टैक्स पे करने के लिए जो है बैंक से लोन लिया है, उस पर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको ये पढ़ाया था कि जो आपका इनकम टैक्स होता है, जो आपका इनकम टैक्स होता है, एडवांस टैक्स होता है, टीडीएस होता है, अच्छा इस पे जो भी आप इंटरेस्ट पे करते हो, ये सारा का सारा जो है आपका खर्चा अलाउ नहीं किया जाता। तो ये जो 60,000 है ये भी क्या होगा, डिसअलाउड होगा, मतलब हम क्या करेंगे, एड बैक कर देंगे। तो देखो ये रहा, 60,000 अपन ने क्या करा, ऐड कर दिया। तो अपन ने क्या करा, अपन ने जो है नेट प्रॉफिट पकड़ा, अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली नेट प्रॉफिट को पकड़ा। कहाँ गया क्वेश्चन, तेरी तो क्वेश्चन कहाँ गायब हो जाता है, क्वेश्चन ही गायब हो गया। अच्छा वापस अपन ऊपर आ गए, क्या हो रहा है ये, बार बार अपन पहले वाले पेज पे कैसे पहुंच जाते हैं, हैक कर लिया गया किसी ने। हाँ, मैं आपको ये बता रहा था कि भाई देखो अपन ने क्या करा, अपन ने जो है नेट प्रॉफिट को पकड़ा, अपन ने क्या करा, नेट प्रॉफिट को पकड़ा, उसके अंदर सारे के सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए। तो बेसिकली आपका जो है बेसिकली पीजीपी कितना निकल के आया, 83,60,890 का। तो 83,60,890 पे आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। इजी है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 डन है अपना। तो जब भी अपन क्या करते हैं पीजीपी की इनकम निकालते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है उसको बेस बना लो। फिर जो है अपन क्या करेंगे, सारे एडजस्टमेंट को चेक करेंगे, जो भी आपको एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट है अपन क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट में वो एडजस्टमेंट कर देंगे। डन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 पे आओ। देखो इन लोगों ने क्या कहा कि एक कंपनी है डेल्टा लिमिटेड, तो डेल्टा लिमिटेड क्रेडिटेड द फॉलोइंग अमाउंट टू द अकाउंट ऑफ रेसिडेंट पे इन द मंथ ऑफ मार्च 26 विदाउट द डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करा है, एक कंपनी ने पेमेंट करा है रेसिडेंट को बिना टीडीएस काटे। तो मैंने आपको क्या कंसिक्वेंस बताया था कि अगर आप टीडीएस नहीं काटते हो, तो अगर आप रेसिडेंट को पेमेंट करते हो तो 30% खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। अब इन लोगों ने कहा भाई व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंस ऑफ नॉन डिडक्शन ऑफ टीडीएस बाय डेल्टा लिमिटेड ऑन दीज अमाउंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26, assuming that the resident payee in all the cases mentioned below have not paid the tax if any which was required to be deducted by Delta Limited। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि भाई आप हमें ये बताओ, सिंपल सी बात जो है ये हमें कह रहा है कि आप हमें ये बताओ कि भाई अगर फॉर एग्जांपल कंपनी टीडीएस नहीं काटती है तो उसके क्या क्या जो है बेसिकली कंसिक्वेंस होंगे। ठीक है, अच्छा आपने मुझसे पढ़ रखा है कि भाई जो है क्या होगा, 30% खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अब देखो कंपनी ने क्या करा है, सैलरी पे करी है, कंपनी ने अपने इंप्लॉय को सैलरी पे करी है कितने की, 12 लाख की। अच्छा कंपनी ने अपनी बुक्स अकाउंट्स में क्रेडिट करी थी और पे भी कर दी थी मार्च 26 में। जब टीडीएस वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर अपन ये पढ़ेंगे कि जब आप सैलरी का पेमेंट करते हो तो आपका जो टीडीएस है आप जब पेमेंट करते हो उस समय काटना पड़ेगा। तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा, कंपनी को जो है बेसिकली मार्च मंथ में इस सैलरी पे टीडीएस काटना था, लेकिन कंपनी ने टीडीएस नहीं काटा। इसी तरह से कंपनी ने क्या करा है, डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन पे करा है। अच्छा क्रेडिट कर दिया था अपनी बुक्स में मार्च 26 में, लेकिन पे करा है अप्रैल 26 में। तो जब अपन टीडीएस वाले चैप्टर में जाएंगे तो वहां पर ये पढ़ेंगे कि जो डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन होता है उस पर आपको टीडीएस काटना पड़ता है जब आप क्या करते हो, पेमेंट करते हो, या फिर जब आपने क्रेडिट कर दिया है विच एवर इज अर्लियर। तो अपन ने क्रेडिट करा है मार्च में, पे करा है अप्रैल में, तो विच एवर इज अर्लियर क्या होगा, विच एवर इज अर्लियर होगा मार्च। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि 12 लाख एंड 28,000 दोनों पे आपको क्या करना था, करंट ईयर में टीडीएस काटना था, बेसिकली मार्च 26 में टीडीएस काटना था, लेकिन आपने नहीं काटा। तो क्या होगा, सिंपली बात यह है कि 30% खर्चा डिसअलाउ कर देंगे। देखो ये रहा भाई, 12 लाख का 30% कितना होता है भाई, 12 लाख का आपका 30% होता है 3,60,000। तो 12 लाख का 30% का मैंने 3,60,000 और 28,000 का 30% कितना होता है 8,400। तो करंट ईयर में आपको टोटल कितना खर्चा डिसअलाउ होगा, करंट ईयर में आपका टोटल 3,68,408 का खर्चा जो है डिसअलाउ कर दिया जाएगा। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई वुड योर आंसर चेंज, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर डेल्टा लिमिटेड हैज डिडक्टेड टैक्स ऑन डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन इन अप्रैल 2026 एट द टाइम ऑफ पेमेंट। ठीक है ना, एट द टाइम ऑफ पेमेंट एंड रेमिटेड द सेम इन जुलाई 2026। ये कहना चाह रहा है कि क्या आपका आंसर बदलेगा, क्या आपका आंसर बदलेगा अगर डेल्टा लिमिटेड ने क्या करा है, अप्रैल 2026 में टीडीएस काट के, ठीक है ना, और जुलाई 2026 में जमा करा दिया। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको सिंपल सी बात ये बताई थी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल करंट में आपने टीडीएस नहीं काटा तो करंट में तो खर्चा डिसअलाउ हो जाएगा, अगले साल अगर आप काट के जमा करा देते तो अगले साल क्या हो जाएगा, खर्चा अलाउ कर देंगे। तो इन लोगों ने वही चीज कही, इन लोगों ने वही चीज कही कि भाई अगर टैक्स इज डिडक्टेड ऑन डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन इन द नेक्स्ट ईयर, अगर आप क्या करते हो अगले साल टीडीएस काट के जमा करा देते हो तो जो 8400 है, जो 8400 है जो करंट में हमने क्या करा था डिसअलाउ करा था, वो अगले साल अलाउ कर दिया जाएगा। पढ़ो देखो, द अमाउंट ऑफ 8400
वुड बी अलाउड एज डिडक्शन व्हाइल कंपेयरिंग द बिजनेस इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर 26-27। तो अगले साल जो है बेसिकली 8400 का खर्चा हम क्या करेंगे, आपको अलाउ कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन में जो 13 है ना, इसको लिख लो इधर कि भाई अपन क्या करेंगे, टीडीएस टीसीएस के साथ, टीडीएस टीसीएस वाले चैप्टर के साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो है टीडीएस टीसीएस के प्रोविजंस की नॉलेज होगी। तो जब अपन टीडीएस टीसीएस वाला चैप्टर करेंगे, जब उसके क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको जो है बेसिकली पीजीपी में ले आऊंगा और क्वेश्चन नंबर ये वाला जो 13 है ये करा दूंगा। इसको अच्छी तरह लिख लेते हैं, अलॉन्ग विथ टीडीएस टीसीएस, अलॉन्ग विथ टीडीएस चैप्टर। ठीक है, डन है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 पे लिख लो कि भाई जब अपन क्या करेंगे, टैक्सेशन ऑफ फर्म करेंगे उसके साथ करेंगे। तो इधर लिख लो अलॉन्ग विथ टैक्सेशन ऑफ फर्म, टैक्सेशन ऑफ फर्म। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको सेम काम करना है। क्वेश्चन नंबर 15 पे भी लिखो अलॉन्ग विथ टैक्सेशन ऑफ फर्म। ठीक है, तो इसको मैं करता हूँ कॉपी, इसको अपन करते हैं कॉपी करा मैंने इसको। ठीक है, और इधर अपन पेस्ट कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 को भी जो है अपन टैक्सेशन ऑफ फर्म के साथ करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लो, जब अपन टैक्सेशन ऑफ फर्म करेंगे, जब उसके क्वेश्चंस करेंगे टैक्सेशन ऑफ फर्म के, तो मैं आपको जो है क्वेश्चन नंबर 14 15 करा दूंगा पीजीपी का। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है समझना। इन लोगों ने कहा कि हरी एन इंडिविजुअल कैरीड ऑन द बिजनेस ऑफ परचेज एंड सेल ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटीज लाइक पैडी, व्हीट एक्सेट्रा। हम बिजनेस कर रहे हैं, हमने पैसा बोरो कर रखा है एक बैंक से, हमने पैसा बोरो कर रखा है दो बैंक से। अच्छा, एक तो आपका आंध्र प्रदेश स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन है और एक इंडियन बैंक है, हमने इनसे पैसा बोरो कर रखा है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई हमने इंटरेस्ट नहीं पे करा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई हमने जो स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से पैसा बोरो करा था उस पर 15 लाख का आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा। अच्छा, ये इंटरेस्ट कौन से प्रीवियस से रिलेट करता है, 23 24 एंड 24 25। तो बेसिकली 23 24 एंड 24 25 में आपने इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा। तो सीधी सी बात ये है कि भाई ये जो आपका 15 लाख का इंटरेस्ट का पेमेंट है ये 23 24 एंड 24 25 में डिसअलाउ हो गया होगा, क्योंकि सेक्शन 43 भी क्या कहता है कि जो आपका इंटरेस्ट का पेमेंट है अगर आप एक्चुअल में पे करोगे तभी अलाउ करा जाएगा। इसी तरह से जो आपने इंडियन बैंक को क्या करा है, इंडियन बैंक से लोन लिया है उस पर 30 लाख का आपने इंटरेस्ट पे नहीं करा, और इंटरेस्ट जो है आपका प्रीवियस 24 25 से रिलेट करता है, मतलब प्रीवियस 24 25 में भी ये जो खर्चा है डिसअलाउ हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई बोथ इंडियन बैंक एंड आंध्र प्रदेश बैंक while restructuring the loan facilities of Hari during the previous 25-26 converted the above interest payable by Hari, ठीक है ना, as a loan repayable in 16 installments। तो सिंपल सी बात ये कह रहा है कि आपने क्या करा है, इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं करा। अब जिस बैंक से आपने लोन ले रखा था उस बैंक ने क्या करा, उस बैंक ने जो है इस इंटरेस्ट को अगेन एक नए लोन में कन्वर्ट कर दिया। अच्छा, इन लोगों ने ये कहा कि बैंक ने क्या बोला, बैंक ने ये कहा कि भाई आप क्या कर सकते हो, 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में जो है क्या कर सकते हो, इन इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकते हो। अब सुनो मेरी बात, ये लोग कहना चाह रहे हैं कि भाई ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 26 मतलब करंट प्रीवियस ईयर में हरी ने क्या करा है, 5 इंस्टॉलमेंट पे करी है किसकी, आंध्र प्रदेश बैंक की, और 3 इंस्टॉलमेंट पे करी है इंडियन बैंक की। सुनो मेरी बात, हमने आंध्र प्रदेश बैंक से जो है बेसिकली कितना लोन लिया था, मतलब जितना भी लोन लिया होगा उस पर इंटरेस्ट कितना था, उस पर इंटरेस्ट जो है 15 लाख का ड्यू था। इंडियन बैंक से इंटरेस्ट 30 लाख का ड्यू था। अच्छा, बैंक ने क्या करा, 60 इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली पर इंस्टॉलमेंट में मेरा पेमेंट कितना जाएगा, भाई 15 लाख डिवाइड बाय 60 कितना हो गया, 25,000। 30 लाख डिवाइड बाय 60 कितना हो गया, 50,000। तो बेसिकली हर इंस्टॉलमेंट मेरा कितने का जाएगा, 25,000 एंड 50,000 का। अब क्वेश्चन ये कह रहा है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई आपने क्या करा है, आंध्र प्रदेश बैंक की 5 इंस्टॉलमेंट पे करी है करंट ईयर में और इंडियन बैंक की 3 इंस्टॉलमेंट पे करी है। तो देखो ये रहा 25,000 इंटू 5 कितना हो गया, 25,000 इंटू 5 हो गया 1,25,000 एंड 50,000 इंटू 3 कितना हो गया, 1,50,000। तो बेसिकली करंट प्रीवियस ईयर में मतलब 25-26 में आपने क्या करा है, टोटल 2,75,000 का क्या करा है, लोन का रिपेमेंट करा है। मैंने आपको बताया भी था 43B में मैंने आपको ये बताया था कि जो आपका इंटरेस्ट होता है अगर क्या हो जाता है अगेन एक नए लोन में कन्वर्ट हो जाता है, तो जो आप क्या करते हो, लोन की रिपेमेंट करते हो। तो बेसिकली जब आप रिपेमेंट करते हो तब आपका जो है खर्चा अलाउ करा जाता है। तो करंट ईयर में आपने क्या करा है, करंट ईयर में 2,75,000 का लोन का रिपेमेंट करा है, तो करंट ईयर में 2,75,000 आपको अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोला है कि भाई आपने क्या करा है, आपने 5 और 3 इंस्टॉलमेंट्स पे करे हैं। अच्छा, हरी ने क्या करा, हरी ने पूरे के पूरे 45 लाख का करंट ईयर में क्या करा, हरी ने पूरे के पूरे 45 लाख का करंट ईयर में जो है बेसिकली डायरेक्शन ले लिया। क्या हरी ने सही कराएगा, हरी ने बिल्कुल सही नहीं कराया भाई, जितना आपने क्या करा है लोन का रिपेमेंट करा है उतना ही का ही आपको करंट ईयर में डायरेक्शन अलाउ करा जाएगा। तो करंट में आपको कितना डायरेक्शन मिलेगा, 2,75,000 का ही आपको डायरेक्शन दिया जाएगा। डन, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि भाई विनीत क्या है, एक पर्सन है कैरिंग ऑन द प्रोफेशन ऑफ फिल्म आर्टिस्ट। ये क्या है, फिल्म आर्टिस्ट है। अच्छा, इन लोगों ने बता रखा है कि भाई पिछले 3 साल में मतलब 22-23, 23-24 एंड 24-25 में इसकी ग्रॉस रिसीट कितनी थी, 1,15,000, 1,80,000 एंड 2,10,000। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि करंट प्रीवियस में मतलब प्रीवियस 25-26 में आपको जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है क्या। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको ये चेक करना है कि भाई पिछले 3 साल में क्या आपका ग्रॉस रिसीट्स 1,50,000 से ज्यादा था क्या। तीनों साल में आपको ये चेक करना है कि भाई तीनों साल में आपको ये चेक करना है कि जो आपकी ग्रॉस रिसीट्स है वो 1,50,000 से एग्जिट कर रही है क्या। तो यहाँ पे अपन देखें
तो बेसिकली 23, 24 एंड 24, 25 में तो एग्जिट कर रही है, लेकिन 22, 23 में 1,50,000 से एग्जिट नहीं करी। इसका मतलब क्या है कि करंट ईयर में आपको जो है बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इन लोगों ने वही चीज कही कि भाई इन द प्रेजेंट केस क्योंकि ग्रॉस रिसीट 1,50,000 से ज्यादा नहीं है इन द फाइनेंशियल ईयर 22, 23, ठीक है। तो बेसिकली इन लोगों ने कहा कि द रिक्वायरमेंट अंडर 44AA टू कंपल्सरी मेंटेन द प्रिस्क्राइब बुक्स अकाउंट इज नॉट एप्लीकेबल। देखो क्या दे रखा है, इज नॉट एप्लीकेबल टू हिम। तो इसको जो है बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, अभी क्या 44AA में बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने क्या, हमने कहा कि भाई क्योंकि 1,50,000 से ज्यादा जो है बेसिकली आपकी ग्रॉस रिसीट नहीं है इन द प्रीवियस 22, 23। तो करंट प्रीवियस में मतलब 25, 26 में आपको जो है बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन है, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 17। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। देखो इन लोगों ने क्या कहा कि मिस्टर प्रवीण इंगेज इन द रिटेल ट्रेड रिपोर्ट्स अ टर्नओवर ऑफ 2,98,50,000 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25, 26। तो बेसिकली हमारा जो है हम एक बिजनेस कर रहे हैं, हमारा सेल्स कितना है 2,98,50,000 है। अच्छा, इन लोगों ने कहा अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25, 26 इज 14 लाख। मतलब जो आपने सेल्स करी है उसमें से 14 लाख आपने कैश में रिसीव करा है और बाकी बैलेंस आपने क्या करा है, इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव करा है ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। अच्छा देखो क्या दे रखा है, his income from the said business as per the P&L account, sorry, his income as per the business as per the books of accounts is 15 lakh computed as per the provisions of PGP। इसका मतलब क्या है कि भाई जो आपने क्या करा है, जो आप बेसिकली पीजीपी के अकॉर्डिंग क्या करते हो, इनकम निकालते हो, पीजीपी के अकॉर्डिंग आप क्या करते हो, इनकम निकालते हो, वो कितनी निकल के आ रही है, 15 लाख निकल के आ रही है। तो पीजीपी हेड के अकॉर्डिंग जो अपने पूरा चैप्टर पढ़ा ना, तो वहां से आपने इनकम निकाली, कितनी निकल के आ रही है, 15 लाख निकल के आ रही है। अब देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई रिटेल ट्रेड इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम फॉर प्रवीण, ठीक है ना। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कही, इन लोगों ने एक और चीज कही कि प्रीवियस ईयर 22, 23 में आपने क्या करा था, पहली बार 44 AD लिया था। तो सीधी सी बात है कि भाई अगर आप एक बार क्या कर लेते हो 44 AD ले लेते हो तो अगले 5 साल तक आपको 44 AD कंपल्सरी लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भाई करंट ईयर मतलब 25, 26 में भी आपको जो है 44 AD से क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि भाई क्या जो आपका प्रवीण है वो करंट ईयर में एलिजिबल है फॉर 44 AD। तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो आप एलिजिबल हो, लेकिन 2 करोड़ की लिमिट 3 करोड़ हो जाती है। 2 करोड़ की लिमिट क्या हो जाती है, 3 करोड़ हो जाती है अगर आपकी जो बेसिकली कैश रिसीट्स है वो अप टू 5% ऑफ टोटल टर्नओवर। तो यहाँ पे अपन देखें तो आपने जो है कैश में कितनी रिसीट्स कमाई है, 14 लाख, आपका टोटल टर्नओवर कितना है 2,98,50,000। तो आपका परसेंटेज कितना निकल के आया, आपका परसेंटेज निकल के आया 5% से कम। इसका मतलब क्या है कि भाई आपकी जो लिमिट है वो 2 करोड़ से 3 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि मेरा टर्नओवर क्या है अप टू 3 करोड़। तो मैं क्या कर सकता हूँ, करंट में 44 AD ले सकता हूँ। तो करंट में अपन क्या कर सकते हैं, 44 AD ले सकते हैं। अब सेकंड क्या बोल रहा है, तो सेकंड क्या बोल रहा है कि भाई अगर आप 44 AD ले सकते हो तो आपकी जो है इनकम कितनी मानी जाएगी। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पैसा आपने कैश में रिसीव करा है उसका 8% और जो भी आपने बैंकिंग चैनल के थ्रू रिसीव करा है उसका 6% आपकी इनकम मानी जाएगी। तो 14 लाख आपने कैश में रिसीव करा है तो इसका अपन क्या करेंगे, 8% लेंगे। तो देखो ये रहा 14 लाख का 8% कितना हो गया, 1,12,000। अच्छा, अब आपका टोटल सेल्स कितना है 2,98,50,000। तो 2,98,50,000 में से मैंने क्या करा, 14 लाख को लेस करा, कितना आया, ये आपको निकल के आया 2,84,50,000। इसका मैं क्या करूंगा, 6% लूंगा। तो देखो 2,84,50,000 का मैंने करा 6%। तो इन दोनों को मैंने क्या करा, ऐड करा। तो आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी, आपकी इनकम मानी जाएगी 18,19,000 की। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई अगर आप 44 AD लेते हो तो उस केस में आपकी इनकम कितनी मानी जाएगी, उसकी इनकम मानी जाएगी आपकी 18,90,000। आगे बढ़ो, इन लोगों ने ये कहा कि भाई इन केस मिस्टर प्रवीण वांट्स टू डिक्लेयर प्रॉफिट्स एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स व्हाट आर हिज ऑब्लिगेशन। अच्छा, मिस्टर प्रवीण है, मिस्टर प्रवीण क्या बोलता है, मिस्टर प्रवीण बोलता है कि भाई देखो मेरी एक्चुअल में इनकम तो 15 लाख की हो रही है, मेरी एक्चुअल में इनकम तो 15 लाख की हो रही है, मैं 15 लाख ही दिखाना चाहता हूं, मैं 44 AD के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करना चाहता। हम कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है, अगर तू 44 AD के अकॉर्डिंग टैक्स पे नहीं करेगा तो सीधी सी बात ये कि अगले 5 साल तक तू 44 AD नहीं ले पाएगा। एंड नंबर 2, करंट में तुझे क्या करना पड़ेगा, करंट में तुझे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे और टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। क्या करानी पड़ेगी, टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। तो टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी तुझे, सीए से जो है टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। सीए क्या करेगा, सीए बिल्कुल जो है टैक्स ऑडिट करेगा तेरी और चेक करेगा कि भाई जो तेरी 15 लाख की इनकम आ रही है वो सही है कि नहीं है। पूरा लॉजिक समझ में आ गया। तो वही चीज इन लोगों ने इधर दे रखी है, वही चीज लोगों ने इधर दे रखी है कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करके टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। एंड नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा, अगले 5 साल तक जो है आपको 44 AD नहीं मिलेगा। देखो ये रहा कि भाई आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स अकाउंट्स मेंटेन करनी पड़ेगी एंड टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। एंड वो इन लोगों ने इधर बता दिया कि अगले 5 साल तक अगर आप करंट ईयर में 44 AD नहीं लेते हो तो अगले 5 साल तक के लिए इनएलिजिबल हो जाओगे। आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर बोथ द ऑप्शंस। तो सीधी सी बात ये है कि अगर आप जो है 44 AD ले लेते हो, 44 AD ले लेते हो तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं करानी पड़ती है। तो टैक्स ऑडिट अगर आप नहीं कराओगे तो आपकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, आपकी ड्यू डेट हो जाएगी 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर। ये मैं आपको असेसमेंट प्रोसेस वाले चैप्टर में बताऊंगा कि भाई अगर आप ऑडिट नहीं करानी है तो आपकी ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 जुलाई। अगर आप ऑडिट कराते हो तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट क्या हो जाती है, 31 अक्टूबर। मतलब अगर मैं 44 AD ले लेता हूं तो मुझे ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है, तो आपकी ड्यू डेट क्या होगी, मतलब आपको रिटर्न ऑफ इनकम बननी है 31 जुलाई तक। लेकिन अगर आप 44 AD नहीं लेते हो तो आपको टैक्स ऑडिट करानी पड़ेगी। अगर आप टैक्स ऑडिट कराते हो तो उस केस में जो है आपके आरओआई की ड्यू डेट क्या हो जाएगी, 31 अक्टूबर। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फिर 31 अक्टूबर तक जो है रिटर्न ऑफ इनकम बनी पड़ेगी। तो ये जो ड्यू डेट वाला कंसेप्ट है ये अपन कहां पे समझेंगे, असेसमेंट प्रोसीजर वाले चैप्टर में जाके समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 हो गया अपना, जो है क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा 18 है, राइट। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आगे बढ़ते आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 19 अभी थोड़ी देर में करते हैं अपन, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। देखो क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा कि भाई अल्फा कोऑपरेटिव बैंक अमलगमेटेड विद बीटा कोऑपरेटिव बैंक। तो ए कोऑपरेटिव बैंक क्या हो गई, ए जो बैंक है वो बी बैंक से क्या हो गई, अमलगमेट हो गई। तो ए कोऑपरेटिव बैंक अमलगमेटेड विद बी कोऑपरेटिव बैंक ऑन 1 दिसंबर 2025। तो देखो अपना प्रीवियस चालू कब होता है, 1 अप्रैल 2025 को चालू होता है और खत्म कब होता है, 31 मार्च 2026 को खत्म होता है। बीच में एक डेट आती है 1 दिसंबर 2025, इसके अंदर क्या हो गया, अमलगमेशन हो गया। तो सीधी सी बात यह है, सीधी सी बात यह है कि भाई देखो 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल से लेके, ठीक है ना, 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक ए लिमिटेड क्या थी, एग्जिस्टेंस में थी। फिर क्या हुआ, फिर सीधी सी बात यह है कि भाई जो आपका एक तारीख है, जो आपका एक तारीख है उधर से लेके 31 मार्च तक आपका जो कंपनी है, आपका जो बेसिकली बी लिमिटेड है, वो क्या हो गई, बी लिमिटेड जो है एग्जिस्टेंस में है। तो यहाँ पे अपन देखें तो इस पीरियड में ए लिमिटेड क्या थी, एग्जिस्टेंस में थी। फिर क्या हुआ, ए लिमिटेड का जो है बी लिमिटेड से अमलगमेशन हो गया। तो बेसिकली इधर से लेके इधर तक कौन एग्जिस्टेंस में है, बी लिमिटेड एग्जिस्टेंस में है, ठीक है। बी कोऑपरेटिव बैंक क्या है, एग्जिस्टेंस में। अब देखो क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने कहा कि डेप्रिसिएशन पूरे साल का डेप्रिसिएशन कितना है, पूरे साल का डेप्रिसिएशन है 2,40,000। अब ये कह रहा है कि भाई ए कोऑपरेटिव बैंक और बी कोऑपरेटिव बैंक को कितना कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो सीधी सी बात ये है भाई पूरे साल में 365 डेज होते हैं, पूरे साल में 365 डेज होते हैं। अच्छा ये जो एसेट है ए ने कब तक यूज करा है, तो 1 अप्रैल से लेके 30 नवंबर तक यूज करा है, मतलब बेसिकली अमलगमेशन के एक दिन पहले तक यूज करा है। तो कितने डेज होते हैं, ये आपके डेज निकल के आएंगे, ये आपके जो है बेसिकली डेज निकल के कितने आएंगे, ये आपके डेज निकल के आएंगे 244। तो 2,40,000 इंटू 244 डिवाइड बाय 365, तो 160,438। तो 160,438 का डेप्रिसिएशन किसको मिलेगा, एक कोऑपरेटिव बैंक को मिलेगा। अच्छा और जो बाकी बैलेंस बच गया 2,40,000 में से मैं 160,438 को लेस करता हूं तो कितना बचता है 79532, वो किसको मिलेगा, बी कोऑपरेटिव बैंक को मिलेगा। तो बी कोऑपरेटिव बैंक ने एसेट कब से यूज करा है, 1 दिसंबर से लेके 31 मार्च तक। तो कितने डेज निकल के आते हैं, ये आपके जो है 121 डेज निकल के आते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको जो है क्या निकल गया, दोनों कोऑपरेटिव बैंक का क्या निकल गया, डेप्रिसिएशन निकल के आ गया। डन है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 20। अब 21 पे आते हैं। देखो 21 क्या कह रहा है, 21 ये कह रहा है कि भाई विविधता क्या है, एक रेसिडेंट है एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट क्या होता है, मैं आपको जो है एनआर टैक्सेशन में जाके समझाऊंगा। अब इन लोगों ने कहा कि भाई विविधता अ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैज डिराइव्ड द फॉलोइंग इनकम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अच्छा क्या क्या इनकम डिराइव करी है, तो इन लोगों ने बता रखा है कि भाई ये इनकम डिराइव करी है और ये बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द बिजनेस इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। तो बिजनेस इनकम और एग्रीकल्चर इनकम अपने को कंप्यूट करनी है। देखो क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ सेंट्रीफ्यूजेड लेटेक्स प्रोसेस फ्रॉम रबर। तो मैंने आपको बताया था कि भाई रबर के केस में अगर आप रबर की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो उस केस में 35% क्या होता है, 35% आपका बिजनेस इनकम होता है और बाकी जो आपका 65% है वो एग्रीकल्चर इनकम होता है। तो देखो ये 3 लाख का 35% कितना होता है, 1,05,000। तो 1,05,000 आपकी बिजनेस इनकम होगा और बाकी आपकी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम होगी। एग्रीकल्चर इनकम क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है, मैंने आपको बताया था। फिर लोगों ने कहा कि भाई कॉफी आपने क्या करी है, कॉफी आपने ग्रो एंड क्योर करी है, कहाँ पर, इंडिया में। कितना अमाउंट है, 1 लाख का है। तो कॉफी के केस में मैंने आपको ये बताया था कि 25% आपका बिजनेस इनकम होता है और 75% आपका एग्रीकल्चर इनकम होता है। तो ये आपका हो गया रबड़, ये हो गया कॉफी। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करी है, कॉफी ग्रो करी है, कहाँ पर, कोलंबो में, मतलब इंडिया के बाहर। तो बेसिकली आपने क्या करा है, आपने जो है मैन्युफैक्चरिंग करी है, आपने जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग करी है किसकी, कॉफी की, लेकिन इंडिया के बाहर करी है, मतलब ये एग्रीकल्चर इनकम आउटसाइड इंडिया है। तो बेसिकली इसको जो है इंडिया में एग्जाम नहीं करा जाएगा, ये पूरी की पूरी जो है इंडिया में बिजनेस इनकम मानी जाएगी। इसको अपन इस पे अपने को टैक्स पे करना पड़ेगा। तो देखो ये 2,50,000 पूरी की पूरी क्या मानी जाएगी, पूरी की पूरी बिजनेस इनकम मानी जाएगी। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा टी, आपने क्या करा है, टी को ग्रो मैन्युफैक्चर करा है। तो 40% क्या होता है, 40% जो है बेसिकली आपका एग्रीकल्चर इनकम। तो 4 लाख का 40% एग्रीकल्चर इनकम और बाकी बैलेंस क्या होगा आपका बिजनेस इनकम। डन है। आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि भाई इनकम फ्रॉम सैपलिंग एंड सीडलिंग्स ग्रोन इन अ नर्सरी एट कोची, बेसिक ऑपरेशंस वर नॉट कैरिड आउट बाय हर ऑन लैंड। तो बेसिकली जब अपन क्या करेंगे, सेकंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे एग्जाम इनकम, तो वहां पर मैं आपको ये बताऊंगा कि जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम होती है पूरी की पूरी क्या होती है, एग्जाम होती है। तो ये वाला जो पॉइंट है कि भाई आपने क्या करा है, सैपलिंग और सीडलिंग को ग्रो करके कुछ इनकम कमाई है, तो ये पूरी की पूरी क्या मानी जाती है, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाती है। मतलब ये 80,000 पूरा का पूरा क्या होगा, एग्जाम होगा। तो देखो ये जो 80,000 है पूरी की पूरी क्या होगी, एग्रीकल्चर इनकम मानी जाएगी। इस पे जो है आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। तो आपकी बिजनेस इनकम कितनी हो गई, आपकी बिजनेस इनकम हो गई 5,40,000 और आपकी एग्रीकल्चर इनकम कितनी हो गई 5,90,000। तो जो आपकी एग्रीकल्चर इनकम है वो तो पूरी की पूरी क्या होगी, एग्जेंट होगी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। अब चालू करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 से आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या कह रहा है, इन लोगों ने कहा एग्जामिन क्रिटिकली द फॉलोइंग केसेस इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है ना, फॉर द प्रीवियस 25-26। देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा मिस्टर जनक इज अ प्रोप्राइटर ऑफ मेसर्स यस टेक्सनेट विच इज इंगेज इन द गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। द एंटायर ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी चार्जेबल टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15%। तो हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी का एक ब्लॉक है जिसपे 15% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगता है। अच्छा इन लोगों ने कहा कि भाई ओपनिंग में, इन लोगों ने ये कहा कि भाई ओपनिंग में अपने पास जो है, इन लोगों ने कहा कि भाई ओपनिंग में जो है हमारे पास कितनी प्लांट एंड मशीनरी थी, ओपनिंग में हमारे पास 20 प्लांट एंड मशीनरी थी। तो एंटायर ब्लॉक ऑफ प्लांट एंड मशीनरी चार्जेबल टू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 15% एज 20 डिफरेंट मशीनरी, एज 20 डिफरेंट मशीनरी एज एट, इसको जो है 25 कर लो।
ये क्या होगा 25 होगा, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लो, क्या है 25 है, मतलब अपना प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, अपना प्रीवियस ईयर चल रहा है 25-26, मतलब ओपनिंग में हमारे पास जो है क्या थी 20 प्लांट मशीनरी थी। अच्छा आगे देखो, आगे इन लोगों ने कहा कि जुलाई 25 में अपन ने क्या करा, एक प्लांट मशीनरी को बेच दिया, जुलाई 25 में अपन ने क्या करा, एक प्लांट मशीनरी को बेच दिया, डिस्कार्ड कर दिया। देखो क्या दे रखा है कि भाई वन ऑफ द मशीनरीज यूज्ड फॉर पैकिंग हैज बिकम ऑब्सोल्यूट एंड वाज डिस्कार्डेड बाय मिस्टर जनक इन जुलाई 25। तो हमने डिस्कार्ड कर लिया, हमें कोई पैसा नहीं मिला। तो अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ओपनिंग में आपके पास जो 20 प्लांट मशीनरी थी उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है, अपन अज्यूम कर लेते हैं कि उसकी डब्ल्यूडीवी कितनी है 10 लाख है। तो ओपनिंग डब्ल्यूडीवी कितनी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है 10 लाख की। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई इसके अंदर अपन परचेज ऐड करते हैं, सेल को लेस करते हैं, तो आपको क्या मिल जाता है, आपको जो है बेसिकली क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी मिल जाती है बिफोर डेप्रिसिएशन, और ये जो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकल के आती है इससे अपन क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन लेंगे। अब क्वेश्चन अपन से ये कह रहा है कि भाई अपन ने करंट में क्या करा है, करंट में एक प्लांट मशीन को डिस्कार्ड करा है। अच्छा डिस्कार्ड का मतलब क्या है कि भाई डिस्कार्ड कर दिया, उसमें ऊपर कुछ पैसा नहीं मिला, तो बेसिकली सेल वैल्यू कितनी लेस होगी, 0 लेस होगी। तो आपकी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आएगी, क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी निकल के आएगी 10 लाख। तो आपने क्या करा है, करंट में इस 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लिया है। अब एओ क्या बोलता है, एओ ये बोलता है कि भाई देखो करंट में आपने एक प्लांट मशीनरी बेच दी है ना, आपने क्या करा है, एक प्लांट मशीनरी बेच दी है, तो बेसिकली जो आपका ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है, जो आपका ये क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी है उसमें से उस एक प्लांट मशीनरी को हटा दो, बाकी जो है 19 प्लांट मशीनरी पे हम क्या देंगे, आपको डेप्रिसिएशन देंगे। ऐसा कौन कह रहा है, एओ कह रहा है। ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता, मैंने आपको समझाया ना भाई। सिंपली आपको ये तो देखना है भाई ओपनिंग में कितनी डब्ल्यूडीवी थी, परचेज कितने की करी है, सेल कितने की करी है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने सेल करा है लेकिन मुझे कुछ पैसा नहीं मिला है, तो मेरा क्या अमाउंट लेस होगा, 0 अमाउंट लेस होगा। तो बेसिकली मेरी क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी कितनी निकल के आ जाएगी, 10 लाख निकल के आ जाएगी। इस 10 लाख पे डेप्रिसिएशन लोगे। अब देखो इन लोगों ने कहा कि एसएससी ने क्या करा, एसएससी ने जो है बेसिकली एसएससी ने करंट में कितना डेप्रिसिएशन लिया है, एसएससी ने करंट में 40 लाख का डेप्रिसिएशन लिया है। अच्छा जिसके अंदर 4 लाख का डेप्रिसिएशन है, जिसमें अंदर 4 लाख का डेप्रिसिएशन है, बीइंग द डेप्रिसिएशन क्लेम्ड ऑन द मशीनरी दैट हैज बीन डिस्कार्डेड। तो मेरी बात सुनो, एसएससी ने क्या करा, एसएससी ने जो है पूरी की पूरी 20 प्लांट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन ले लिया, और 20 प्लांट मशीनरी पे डेप्रिसिएशन कितना निकल के आता है, 40 लाख का निकल के आता है। इस 40 लाख में से 4 लाख का डेप्रिसिएशन उस प्लांट मशीनरी पे जो आपने डिस्कार्ड कर दिया। एओ क्या बोलता है, एओ बोलता है कि भाई देखो ये जो 4 लाख का डेप्रिसिएशन है ना, ये जो 4 लाख का डेप्रिसिएशन है हम इसको डिसअलाउ करते हैं, हम आपको सिर्फ 36 लाख का डेप्रिसिएशन देंगे। मैंने अभी आपको क्या सिखाया, मैंने अभी आपको सिखाया ऐसा नहीं होता भाई। अगर आप क्या करते हो, किसी भी प्लांट मशीन को डिस्कार्ड कर देते हो, सेल कर देते हो, तो सेल वैल्यू लेस होती है। अगर फॉर एग्जांपल आपने इसको सेल कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया और सेल वैल्यू 0 है, तो अपन क्या करेंगे, 0 को लेस करेंगे, अपन क्या करेंगे, 0 को लेस करेंगे। तो इन लोगों ने कहा कि भी कमेंट ऑन द वैलिडिटी ऑफ एओ, भाई एओ ने जो करा है वो सही है क्या, हम बोलेंगे कि भाई एओ ने जो करा है वो गलत है, एओ ने जो करा है वो गलत है। तो सीधी सी बात ये है कि भाई अपन क्या करते हैं, अपन जो है सेल वैल्यू को लेस करते हैं, और अगर आपने डिस्कार्ड करा है, सेल वैल्यू 0 है, तो क्या होगा, 0 लेस होगा। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आपको जो है क्या होगा, आपको जो है बेसिकली पूरी की पूरी क्या होगा, पूरी की पूरी जो आपकी ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी है उस पर डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आज आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो सीधी सी बात ये है कि भाई फॉर एग्जांपल 10 लाख की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी में से 2 लाख की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी किसकी थी, उस प्लांट मशीनरी की थी जो आपने बेच दी। अच्छा 2 लाख की ओपनिंग डब्ल्यूडीवी की जो प्लांट मशीनरी आपने क्या करी, डिस्कार्ड कर दी, 0 पे डिस्कार्ड कर दी, मतलब 2 लाख का लॉस हो गया ना आपको, 2 लाख का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो इनकम टैक्स एक्ट क्या कहता है, इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि जो आपको ये 2 लाख का लॉस हुआ है ये बेसिकली इस डब्ल्यूडीवी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना भाई, इस 10 लाख में जो है ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अपना इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि भाई जो 2 लाख का लॉस है ओवर द पीरियड क्या हो जाएगा, डेप्रिसिएशन के फॉर्म में स्प्रेड हो जाएगा। यदि बात समझ में आ गई, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ये कहेंगे कि भाई जो एओ कह रहा है वो गलत है, तो इसको पढ़ लेना, इसको आप जो है पढ़ लेना, जो मैंने आपको समझाया वो इन लोगों ने इधर कह रखा है, इसको एक बार पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिर में अगर आप जाके देखोगे तो इन लोगों ने कहा कि भाई द एक्शन ऑफ एओ इन डिसअलाउइंग 4 लाख, एक्शन ऑफ एओ इज इनवैलिड। एओ का जो एक्शन है वो क्या है, इनवैलिड है। पॉइंट नंबर 2 पे आते देखो, पॉइंट नंबर बी पे आते, क्या बोल रहा है ये, इन लोगों ने सिंपल सी बात ये की समझना भाई, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, उसने क्या करा है, डिबेंचर इशू करे हैं, और जिसकी लाइफ कितनी है 5 ईयर्स है। अब मेरी बात सुनो, जो डिबेंचर होल्डर्स है, कंपनी ने क्या करा है, डिबेंचर होल्डर को 2 ऑप्शन दिए है। क्या ऑप्शन दिए कि भाई या तो आप क्या कर सकते हो, 5 साल में एवरी ईयर जो है इंटरेस्ट ले सकते हो, या फिर कंपनी ने जो है डिबेंचर होल्डर को ये कहा कि भाई अगर आप चाहो तो 5 साल का इंटरेस्ट जो है एक ही साथ में अपफ्रंट ले सकते हो। तो बेसिकली जो कंपनी है उसने डिबेंचर होल्डर को 2 ऑप्शन दिए हैं कि भाई या तो आप क्या करो कि हर साल इंटरेस्ट लेते रहो, हर साल क्या करते रहो, इंटरेस्ट लेते रहो, या फिर जो है दूसरा ऑप्शन ये दिया है कि भाई अगर आप चाहो तो 5 साल का इंटरेस्ट, 5 साल का इंटरेस्ट क्या करो, आज के दिन पे जो है हमसे क्या करो, अपफ्रंट ले लो। अब मेरी बात सुनो, एक डिबेंचर होल्डर ने क्या करा, एक डिबेंचर होल्डर ने पहला वाला ऑप्शन एक्सरसाइज करा, जिसका मतलब क्या है कि भाई अगले 5 साल में जो भी इंटरेस्ट मिलना है उसको कंपनी ने क्या करा, उसको आज ही पे कर दिया। तो फॉर एग्जांपल वो इंटरेस्ट कितना निकल के आता है, 100 रुपीज का इंटरेस्ट निकल के आता है, 100 रुपीज का क्या निकल के आता है, इंटरेस्ट निकल के आता है। अब कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने करंट ईयर में 100 रुपीज का जो इंटरेस्ट है, अगले 5 साल का जो इंटरेस्ट है आज के दिन पे किसको दे दिया, डिबेंचर को दे दिया। कंपनी ने क्या करा, 100 रुपीज का पूरा का पूरा डिडक्शन जो है क्या करा, अपने पीएल में क्लेम कर लिया। एओ ये कहता है, एओ ये कहता है कि देखो ये जो 100 रुपीज का आपने डिडक्शन लिया ना, ये पूरा का पूरा करंट ईयर में अलाउ नहीं करेंगे, अगले 5 साल में जो है क्या होगा, इक्वल इंस्टॉलमेंट अलाउ होगा। अब आपको ये बताना है कि भाई सही है कि गलत है। तो बेसिकली ये जो केस है कहाँ पे पहुंचा, कोर्ट में पहुंचा। ये जो केस है कोर्ट में पहुंचा, और कोर्ट ने क्या बोला, कोर्ट ने जो है एओ को बोला कि भाई एओ तू गलत कह रहा है, एओ तू गलत कह रहा है भाई। अगर 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 फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट जो है 5 साल में इक्वल इंस्टॉलमेंट दिया जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, तो अपन जो है उस केस में क्या करेंगे, जो इंटरेस्ट है उसको 5 साल में पीएल में ले जाएंगे।
लेकिन अब कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने अपफ्रंट इंटरेस्ट पे कर दिया है, कंपनी ने क्या करा है, अपफ्रंट इंटरेस्ट पे कर दिया है किसी डिबेंचर होल्डर को। और क्यों पे करा है, क्योंकि बेसिकली ऑप्शन दिया गया था, क्योंकि जो है डिबेंचर होल्डर को ऑप्शन दिया गया था, तो उस केस में कंपनी ने जो ये अपफ्रंट इंटरेस्ट पे करा है ना, कंपनी करंट में पूरा का पूरा क्या कर सकती है, डिडक्शन क्लेम कर सकती है। तो जो मैंने आपको बताया वो पूरा दे रखा है, इसको पढ़ लेना, इसको जब क्या करना पूरा पढ़ लेना, जो मैंने आपको बताया इन लोगों ने वही चीज बता रखी है। तो आगे देखो क्या दे रखा है कि द एक्शन ऑफ यू इन स्प्रेडिंग द इंटरेस्ट ओवर 5 years, ठीक है ना, इज नॉट करेक्ट। द कंपनी इज एलिजिबल टू क्लेम द एंटायर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेड अपफ्रंट। तो कंपनी ने जितना भी क्या करा है अपफ्रंट इंटरेस्ट पे करा है, मतलब अगले 5 साल का जो है इंटरेस्ट एक ही साथ में पे करा है ना, तो कंपनी क्या कर सकती है, करंट में ही पूरा का पूरा डिडक्शन क्लेम कर सकती है, इजी। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर, ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो ये कौन सा था क्वेश्चन, ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, ये राइट, ये क्वेश्चन नंबर 22 था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलना है अपने को क्वेश्चन नंबर 23 पे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि भाई कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अवेलेबल अंडर सेक्शन 32 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज बाय पीक्यूआर टेक्सटाइल लिमिटेड बाय पेइंग अकाउंट पे ही चेक, ठीक है ना। तो बेसिकली अपने को ये बताना है कि भाई कंपनी जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में एंगेज है और अपने को ये बताना है कि कितना डेप्रिसिएशन इसको मिलेगा। अच्छा देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि भाई न्यूली इंस्टॉल्ड, एक आपने क्या करा है, न्यू प्लांट मशीनरी इंस्टॉल करी है 1 मई 2025 को परचेज करी है, 84 करोड़ की परचेज करी है। तो इस पर आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा 15% का, क्योंकि प्लांट मशीनरी पे जनरल रेट कितनी है 15% है, और आपको बाकायदा एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। अच्छा तो कितने की अपन ने परचेज करी है, ये अपन ने परचेज करी है, ये अपन ने जो है परचेज करी है कितने की 84 करोड़ की। तो देखो ये रहा, मैंने क्या करा, प्लांट मशीनरी का 15% वाला ब्लॉक बनाया। अच्छा ओपनिंग डब्ल्यू मुझे कुछ देर ही रखी, मैंने 84 की परचेज करी, मैंने 84 इधर लिख दिया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा इस 84 पे क्या होगा, आपको 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा, 84 पे आपको क्या होगा 15% डेप्रिसिएशन दिया जाएगा। तो देखो ये रहा, ये रहा 84, ये रहा 84, इस पे आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। चलो मुझे बताओ एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको 20% का मिलेगा। तो देखो ये रहा भाई, ये तो मैंने क्या करा, ये तो जो है बेसिकली डब्ल्यूडीबी बनाया और ये मैंने डेप्रिसिएशन की वर्किंग करी। तो 84 करोड़ का 15%, 84 करोड़ का 15% देखो ये रहा, 84 करोड़ का 15% ये रहा, और बेसिकली 84 करोड़ पे आपको 20% एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो 84 करोड़ का 20% कितना हो जाएगा 16.8 करोड़। इसी बात समझ में आती है। अच्छा अब देखो पहला पॉइंट तो हो गया अपना, ठीक है ना, पहला पॉइंट तो अपना हो गया। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, सेकंड पॉइंट ये कह रहा है कि लॉरीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स टू सेल्स डिपो परचेज एंड पुट टू यूज इन जुलाई 2025, ठीक है ना। तो आपने क्या करा है, लॉरी परचेज करी है फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, कितने की परचेज करी है, ये आपने 3 करोड़ की परचेज करी है। तो देखो ये रहा, मैंने लॉरी परचेज करी है 3 करोड़, इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने। लॉरी पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा क्योंकि ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। तो देखो ये रहा, इस 3 करोड़ पे भी क्या होगा, इस 3 करोड़ पे भी आपको 15% क्या मिलेगा, 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो देखो ये रहा, मैंने क्या करा 84 में 3 ऐड करा, कितना हो गया 87 हो गया, और 87 का मैंने क्या करा 15% ले लिया। तो 87 का 15% कितना हो गया 13.05 करोड़। इधर तक आई थिंक आपको कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, इधर तक कोई भी दिक्कत नहीं है, राइट। आगे बढ़े अपन, तो अपन ने जो है बेसिकली 2 मशीनरी देख ली। अब देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि आइटम्स परचेज ऑन 30 नवंबर 2025। तो बेसिकली अपन ने 30 नवंबर को परचेज करें, मतलब करंट ईयर में 180 डेज से कम यूज करें। तो बेसिकली आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा, जो एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा वो हाफ रेट का मिलेगा। अब सुनो मेरी बात, आपने क्या करा है, फोर्क लिफ्ट ट्रक परचेज करें कितने के 4 करोड़ के, इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा, क्योंकि बेसिकली फोर्क लिफ्ट ट्रक पे आपको क्या मिलता है, एडी मिलता है, एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलता है, मैंने आपको समझाया था। अच्छा फिर इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करा है, फिर आपने जो है बेसिकली कंप्यूटर इंस्टॉल करें ऑफिस प्रीमाइस में, तो इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। कंप्यूटर इंस्टॉल करें आपने फैक्ट्री पे, इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। और आपने क्या करा है, न्यू प्लांट मशीनरी इंपोर्ट करिए, तो इस पर आपको क्या मिल जाएगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन दे दिया जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो कंप्यूटर्स हैं, ये जो कंप्यूटर्स पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होती है, इस पे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होती है आपकी 40% की। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी होती है 40% की होती है। तो देखो कितना है 1 और 2 करोड़ है, ये कितना है 1 और 2 करोड़ है। देखो मैंने 40% का ब्लॉक बनाया, 40% का ब्लॉक बनाया, इसमें मैंने जो है क्या करा है, कंप्यूटर परचेस करें 1 करोड़ और 2 करोड़, ठीक है ना। तो अच्छा इस पे जो डेप्रिसिएशन मिलेगा, इस पे जो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा, देखो ये रहा 1 करोड़ और 2 करोड़, जो इस पे जो आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा वो कितना मिलेगा, सीधी सी बात है कि हाफ रेट का मिलेगा। तो 40 का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो देखो ये रहा 3 करोड़ का 20% कितना हो गया, 3 करोड़ का 20% आ गया 0.6 करोड़। इतनी बात समझ में आ गई। तो अपन ने क्या देखा, अपन ने बेसिकली कंप्यूटर वाला पॉइंट देख लिया, अपन ने जो है कंप्यूटर देख लिया। अच्छा मुझे एक चीज बताओ कि भाई ये जो कंप्यूटर है इसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन किसमें मिलेगा, भाई ये वाले पे मिलेगा जो आपने फैक्ट्री में इंस्टॉल करा है। तो 2 करोड़ का 10%, देखो ये रहा भाई 2 करोड़ का 10% क्या हो गया, 2 करोड़ का 10% हो गया 0.2। तो बेसिकली अपन ने ये देखा अपन ने ये देखा कि भाई जो आपका ये 40% वाला ब्लॉक है, जो आपको ये 40% वाला ब्लॉक है कंप्यूटर वाला, इस पे आपको जो है बेसिकली कितना डेप्रिसिएशन मिलेगा और कितना एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। तो ये तो डेप्रिसिएशन है और ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है। यदि बात समझ में आई, आगे बढ़ो। अब बात करेंगे अपन फोर्कलिफ्ट ट्रक की, और ये जो न्यू इंपोर्टेड मशीनरी है, तो कितने की परचेस करी आपने 4 करोड़ और 12 करोड़ की, 4 करोड़ और 12 करोड़ की। देखो ये रहा, मैंने जो है ब्लॉक में बनाया, मैंने जो है ब्लॉक में क्या करा 4 करोड़ और 12 करोड़ को ऐड करा। अब सुनो मेरी बात, 4 करोड़ और 12 करोड़ पे आपको डेप्रिसिएशन देना है। तो ये जो 4 करोड़ है, ये जो 4 करोड़ है इस पे क्या मिलेगा आपको, डेप्रिसिएशन भी मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा। कितना मिलेगा, हाफ रेट से मिलेगा।
तो डेप्रिसिएशन मिलना चाहिए वैसे 15% का, लेकिन मिलेगा आपको 7.5%। देखो ये रहा 4 करोड़ का मैंने करा 7.5% कितना आ गया 0.3 करोड़ आ गया। इसमें आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, तो 4 करोड़ का 10% कितना हो गया 0.4 करोड़ हो गया। डन है। अच्छा फिर एक ये बचती है न्यू न्यू इंपोर्टेंट मशीनरी। इन लोगों ने इन्फॉर्मेशन दे रखी नीचे कि द न्यू इंपोर्टेंट मशीनरी अराइव्ड एट चेन्नई ऑन 30th ऑफ मार्च 2026। और आपने इंस्टॉल कब करी है? आपने इंस्टॉल करी है बेसिकली 3rd ऑफ अप्रैल 2026 को, मतलब आपने जो है पुट टू यूज कब करी है? पुट टू यूज करी है 3rd ऑफ अप्रैल 2026 को, मतलब प्रीवियस है 26-27 में। तो जो डेप्रिसिएशन है और जो एडिशनल डेप्रिसिएशन है वो आपको अगले साल मिलेगा। इस साल जो है आपने पुट टू यूज नहीं करी, तो इस पे जो है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, इस पे जो है आपको कुछ भी अलाउ नहीं किया जाएगा। इतनी बात समझ में। अब बचा के ये विंडमिल बची, तो विंडमिल देखो आपने कितने की परचेस करी है 22 करोड़ की परचेस करी है। इस पर आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा और एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये विंडमिल भी क्या है? एक प्लांट मशीनरी है। अच्छा विंडमिल पे आपको 40% का मिलता है। विंडमिल में आपको जो है क्या मिलता है 40% का मिलता है। देखो ये रहा 22 करोड़ का 40% कितना हो गया? 22 करोड़ का जो है 40% हो गया आपका 8.8 करोड़। और इस पर आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा, तो 22 करोड़ का 20% कितना हो गया? 22 करोड़ का 20% हो गया 0.4 करोड़। तो इसके लिए सबको ऐड करो भाई, ये क्या है? ये हो गया, ये हो गया, ठीक है ना। फिर ये हो गया, क्या ये हो गया, इन सबको अपन क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो आपको जो है बेसिकली डेप्रिसिएशन कितना निकल के आएगा? आपको जो है टोटल डेप्रिसिएशन ये निकल के आ गया। बात समझ में आई? तो आपका ये क्या हो गया? टोटल डेप्रिसिएशन हो गया। इस तरह से अपन क्या करेंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, दिस एंड दिस। तो आपको जो है बेसिकली क्या निकल जाएगा? एडिशनल डेप्रिसिएशन निकल के आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन अपन निकाल दिया। अच्छा देखो 15% वाला ब्लॉक था, ओपनिंग में अपना कुछ था नहीं, अपन ने परचेस करा, कितने का परचेस करा? 103 का परचेस करा। तो बेसिकली ये हो गया 103। इस पर अपन ने डेप्रिसिएशन लिया, इस पर अपन ने क्या करा? डेप्रिसिएशन लिया। देखो ये रहा 15% वाला जो ब्लॉक है, 15% वाला जो ब्लॉक है उस पर आपका डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना बनता है? 13.35 और 17.2। देखो ये रहा 13.35 एंड 17.2। तो बेसिकली डब्ल्यूडीवी से मैंने क्या करा? डेप्रिसिएशन को लेस करा, तो आपको जो है डब्ल्यूडीवी मिल गई आफ्टर डेप्रिसिएशन। सेम काम आपने किसका करा? सेम काम जो है अपन ने ये 40% वाले ब्लॉक का करा। सेम काम अपन ने जो है 40% वाले ब्लॉक का करा। तो सुनो मेरी बात भाई, ये वाला ये तो क्या है? ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो 15% वाला ब्लॉक है, ये भी 15% वाला है, ये 40% वाला है और ये 40% वाला है। तो ए और बी अपन ने क्या करा? ए और बी को ऐड करा, तो आपको क्या मिल गया? देखो ये रहा ए और बी को ऐड करा, तो आपको जो है 15% का डेप्रिसिएशन मिल गया। फिर अपन ने क्या करा? फिर अपन ने बेसिकली ए और बी ऐड करा, एडिशन डेप्रिसिएशन का ऐड करा। तो बेसिकली मुझे क्या मिल गया कि भाई जो आपका 15% वाला ब्लॉक है उस पर आपका डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना है। और फिर ये हो गया आपका डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन 40% वाले ब्लॉक पे। तो मैंने आपको बताया था ना कि भाई आपका जो है क्या होता है? सेम क्लास एंड सेम डेट का क्या बनता है? अलग अलग ब्लॉक बनता है। तो 15% का मैंने अलग ब्लॉक बनाया, 40% का मैंने अलग ब्लॉक बनाया। सबसे पहले काम क्या करा? सबसे पहले काम करा मैंने डब्ल्यूडीवी निकाल ली। फिर अपने क्या करा? डेप्रिसिएशन निकाला। फिर अपने क्या करा? डेप्रिसिएशन निकाला। तो डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन समझ में आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 23। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़े। तो क्वेश्चन बोला था कि कंपनी ने अपना बिजनेस करंट ईयर में स्टार्ट करा है, आपको क्या करना है? डब्ल्यूडीवी कंप्यूट करनी है एज ऑन। तो आपको डब्ल्यूडीवी कंप्यूट करनी है एज ऑन 1 अप्रैल 2026, मतलब करंट ईयर की क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आपको क्या करनी है? कंप्यूट करनी है आफ्टर डेप्रिसिएशन। इजी है, तो बात समझ आ गई ना। सिंपली अपन ने क्या करा है? सिंपली अपन ने जो है डेप्रिसिएशन निकाला है और एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला है सारे रिस्पेक्टिव एसेट्स पे, ठीक है, डन है। तो बेसिकली अपन ने 15% वाला ब्लॉक बनाया, 15% के अपन ने क्या करे थे? 15% का ब्लॉक बनाया था। देखो ये रहा 15% का एक ब्लॉक बनाया, 40% का एक ब्लॉक बनाया। अच्छा फिर अपन ये देखा कि भाई 15% वाली कौन कौन सी प्लांट मशीनरी है जो अपन ने 180 डेज से ज्यादा यूज करी है, उस पर डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना बनता है। फिर अपन ये निकाला कि भाई 15% वाली कौन सी ऐसी प्लांट मशीनरी जो करंट में 180 डेज से कम यूज हुई है, उस पर अपन ने डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन निकाला। इसी तरह से अपन ने क्या करा? इसी तरह से जो है अपन ने 40% का काम करा कि भाई कौन से ऐसे 40% वाले एसेट्स हैं जो 180 डेज से कम यूज हुए थे, उस पर डेप्रिसिएशन एंड एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना बनता है। ऐसे ही इधर अपन ने करा कि भाई कौन कौन से ऐसे 40% वाले एसेट्स हैं जो 180 डेज से ज्यादा यूज हुए थे, उसका डेप्रिसिएशन एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना बनता है। एंड अकॉर्डिंगली आपने क्या करा? टोटल डेप्रिसिएशन निकाल दिया। इजी। क्वेश्चन नंबर 24 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि भाई एग्जामिन द टैक्सेबिलिटी अलाउबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर। देखो क्या दे रखा है आपने करंट में क्या करा है? सीक्रेट कमीशन पे करा है। तो देखो अगर आप क्या करते हो? कोई सीक्रेट कमीशन पे करते हो, मतलब इसके लिए कोई करप्शन कर रहे हो, मतलब आप क्या कर रहे हो? करप्शन कर रहे हो। तो सीक्रेट कमीशन जैसे कोई चीज आपको अलाउ नहीं की जाती। देखो क्या दे रखा है भाई, सीक्रेट कमीशन इज अ पेमेंट फॉर ऑब्टेनिंग अ बिजनेस ऑर्डर्स और कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम पार्टीज और कस्टमर्स एंड पे टू द एम्प्लॉइज एंड ऑफिशियल्स ऑफ दोस पार्टीज, ठीक है ना, फ्रॉम हुम द बिजनेस ऑर्डर्स आर ऑब्टेन्ड बाय द एसएससी। अच्छा देखो क्या रखा है सेक्शन 37 क्या बोलता है? एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बाय द एसएससी फॉर एनी पर्पस व्हिच इज एन ऑफेंस। भाई सीक्रेट कमीशन का मतलब क्या है कि भाई आप क्या कर रहे हो? आप जो है बेसिकली आप जो है अंडर द टेबल क्या कर रहे हो? किसी को कमीशन पे कर रहे हो, तो वो जो है खर्चा लीगल खर्चा नहीं है, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। फिर देखो क्या रखा है कि भाई कंपनी ने क्या करा? पी लिमिटेड ने क्या करा है? 50 लाख का पेमेंट करा है एज सेल्स कमीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 26 विदाउट डिडक्टिंग टीडीएस टू एनआर, ठीक है ना, हु एक्टेड एज ए एजेंट फॉर बुकिंग ऑर्डर्स फ्रॉम वेरियस कस्टमर्स हु आर आउटसाइड इंडिया। तो मैंने आपको सिखाया भी था, मैंने आपको जो है बताया भी था जब अपन टीडीएस कर रहे थे, मतलब 41 एंड 41 कर रहे थे, तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप एनआर को पेमेंट कर रहे हो और एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, तो आपको जो है टीडीएस काटने की जरूरत ही नहीं है। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई आपने क्या करा है? एनआर को पेमेंट करा है, एनआर को पेमेंट करा है बिना टीडीएस काटे, तो इसका कोई दिक्कत होगा क्या? इसमें कोई दिक्कत होगी क्या? इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है, एनआर की इनकम इंडिया में टैक्सेबल ही नहीं है। देयरफॉर अगर आपने टीडीएस नहीं भी काटा है तो भी आपका जो खर्चा है वो अलाउ कर दिया जाएगा। तो मैंने आपको बताया था
कि भाई अगर आपको कोई एनआर है जो बेसिकली इंडिया के बाहर ऑपरेट कर रहा है और इंडिया के बाहर बैठ के जो है आपके बिहार पे क्या कर रहा है, ऑर्डर्स को बुक कर रहा है, तो उसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल नहीं होती। फिर मैंने आपको बताया भी था कि एनआर टैक्सेशन में जाके इसमें इसको जो है अपन बहुत देर में समझेंगे भी। फिर देखो क्या दे रखा है कि भाई कैन द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन बी कवर्ड अंडर 43B फॉर डिसअलाउंस। अब देखो क्या दे रखा है, इंटरेस्ट पेबल टू जीएसटी बट नॉट पेड टू द डिपार्टमेंट बिफोर द ड्यू डेट। तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 43B में अगर आपको कोई टैक्स है या फिर इंटरेस्ट ऑन टैक्स है तो आपको अलाउ करा जाएगा ओनली इफ आपने क्या करा है, ड्यू डेट के अप टू ड्यू डेट पे करा है। यहाँ पे इन लोगों ने कहा कि भाई आपने जो इंटरेस्ट है जीएसटी डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट है ड्यू डेट तक पे नहीं करा है, देखो क्या होगा, खर्चा डिसअलाउ कर दिया जाएगा। खर्चा जो है क्या कर दिया जाएगा, डिसअलाउ कर दिया जाएगा। देखो इन लोगों ने वही चीज कही, इन लोगों ने जो है वही चीज कही कि भाई जो आपका ये खर्चा है वो क्या हो जाएगा, वो अट्रैक्ट डिसअलाउंस 43B में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। फिर इन लोगों ने कहा कि बैंक गारंटी गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स डिस्प्यूटेड टैक्स लायबिलिटीज। आपने क्या करा है, आपने जो है बैंक गारंटी दे दी है, आपने क्या करा है, बैंक गारंटी दे दी है। पढ़ो देखो इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि भाई फॉर क्लेमिंग डिडक्शन ऑफ एनी एक्सपेंस, ठीक है ना, द रिक्वायरमेंट इज द एक्चुअल पेमेंट एंड नॉट द डीम पेमेंट। फर्निशिंग ऑफ बैंक गारंटी कैन नॉट बी इक्वेटेड विद द एक्चुअल पेमेंट रिक्वायर्स दैट मनी मस्ट फ्लो, ठीक है ना, फ्रॉम द एसएससी टू द पब्लिक। तो देयरफॉर डिडक्शन ऑफ एन एक्सपेंस कवर्ड अंडर 43B कैन नॉट बी क्लेम्ड बाय merely फर्निशिंग अ बैंक गारंटी। समझना मेरी बात, तो समझना मेरी बात। फॉर एग्जांपल सरकार को आपको क्या करना है, कोई इंटरेस्ट पे करना है, इनकम टैक्स पे कोई इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है ना। इंटरेस्ट जो है आपको अलाउ कब करा जाएगा, जब आपने एक्चुअल में पेमेंट करा है बिफोर द ड्यू डेट, बिफोर द आरओआई का ड्यू डेट। फॉर एग्जांपल ये जो इंटरेस्ट है ये डिस्प्यूटेड है, मतलब बेसिकली अभी भी इस पे केस चल रहा है। आपने क्या करा, एक्चुअल पेमेंट करने की जगह अपनी बैंक से गारंटी दिलवा दी, अपनी बैंक से क्या करी, गारंटी दिलवा दी। तो सरकार ये कहती है कि भाई देखो 43B के अंदर खर्चा आपको अलाउ तब करा जाएगा जब आपने एक्चुअल पेमेंट करा है बिफोर द आरओआई का ड्यू डेट। अगर आप बैंक गारंटी दिलवा देते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपने एक्चुअल पेमेंट कर दिया, देयरफॉर ये जो खर्चा है क्या करा जाएगा, डिसअलाउ करा जाएगा। मतलब 43B में जो भी एक्सपेंडिचर कवर्ड है उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल में पेमेंट करना पड़ेगा। आप बैंक से गारंटी नहीं दिलवा सकते, आप सिर्फ जो है बैंक से गारंटी दिलवा के खर्चे का अलाउंस नहीं ले सकते। तो ये हो गया 24। अब चलते हैं अपन 25 पे। देखो 25 क्या कह रहा है समझना। इन लोगों ने कहा कि भाई एक कंपनी है इज एंगेज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पाइप्स एंड ट्यूब्स, द नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है, इन लोगों ने बोला कि भाई आपका जो नेट प्रॉफिट है वो कितना है, 405 लाख है। तो अपन 405 लाख को 20 ले लेंगे। देखो ये रहा पीएनएल अकाउंट, जो आपका कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग पीएनएल अकाउंट बनता है वो कितना आ रहा है, वो जो है आपका प्रॉफिट दिखा रहा है 405 लाख का। अब इन लोगों ने कहा कि द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड टू यू, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ द कंपनी फॉर द प्रीवियस 25-26, इंडिकेटिंग द रीजन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ईच आइटम अज्यूमिंग दैट द कंपनी हैज नॉट ऑप्टेड फॉर द स्पेशल प्रोविजंस। कंपनी ने जो है बेसिकली स्पेशल प्रोविजंस ऑप्ट नहीं कर रखे। देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने क्या कहा, इन लोगों ने कहा कि अपने को क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है। इन लोगों ने कहा कि भाई अपन को क्या करना है, टोटल इनकम निकालनी है। अब ये कह रहे हैं कि भाई इन सारे जो आपके पॉइंट्स दे रखे हैं इनका क्या करो, इनका जब इसके लिए आप बताओ कि भाई क्या क्या एडजस्टमेंट होगा। देखो इन लोगों ने कहा कि भाई अ ग्रुप फ्रीट एयर टिकट वाज प्रोवाइडेड बाय सप्लायर फॉर रीचिंग अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ परचेज ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 25-26, द सेम इज इनकैश बाय द कंपनी फॉर 10 लाख एंड क्रेडिटेड टू द जनरल रिजर्व अकाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको बेनिफिट या परक्यूजर मिलता है बिजनेस के लिए तो वो जो है आपकी इनकम मानी जाएगी। अब इन लोगों ने क्या करा है कि भाई 10 लाख का इनको परक्यूजर मिला है, लेकिन इन लोगों ने जनरल रिजर्व अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है, पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट नहीं करा। तो क्या होगा, पीएनएल अकाउंट में अपन इसको क्रेडिट करेंगे। तो देखो 10 लाख जो है क्या होगा, 10 लाख बेसिकली ऐड कर दिया जाएगा आपकी जो पीएनएल अकाउंट में से जो प्रॉफिट आ रहा है उसके अंदर अपन क्या करेंगे, 10 लाख को ऐड कर देंगे। डन, आगे बढ़ते हैं। इन लोगों ने कहा कि a regular supplier of raw material agreed for a settlement of 8 lakh instead of 10 lakh for the poor quality of material supplied during the previous year which was not given effect in the running account of the supplier। तो सीधी सी बात ये कि भाई ये क्या हुआ, सेक्शन 41 है। मतलब आपने क्या करना है, आपने जो है बेसिकली 10 लाख का पेमेंट करना था अपने क्रेडिटर को, लेकिन सामने वाले ने बोला कि एक काम कर तू सिर्फ 8 लाख का पेमेंट कर दे, तो 2 लाख माफ हो गया ना, 2 लाख आपकी क्या होगी, इनकम होगी। सेक्शन 41(1) रेमिशन या सेसेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी। देखो ये रहा 2 लाख क्या हो जाएगा आपकी इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फिर लोगों ने कहा कि भाई कंपनी रेमिटेड 5 लाख एज इंटरेस्ट टू द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन यूएसए ऑन अ लोन टेकन 2 years अगो। तो कंपनी ने क्या करा है, किसी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया को क्या करा है, पेमेंट करा है किसका, इंटरेस्ट का। अच्छा देखो टैक्स डिडक्टेड अंडर 195 फ्रॉम सच इंटरेस्ट हैज बीन डिपॉजिटेड बाय द कंपनी ऑन 15 जुलाई 2026। तो बेसिकली जो भी आपका टीडीएस है, टीडीएस आपने अगर करंट में काट लिया और बेसिकली आरओआई की ड्यू तक जमा करा दी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इन लोगों ने कहा कि द सेट इंटरेस्ट वाज डेबिटेड टू द पीएनएल अकाउंट, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, इसका कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। आपने क्या कर रखा होगा, ये जो एक्सपेंस है ऑलरेडी बुक कर रखा होगा, ये जो एक्सपेंस है क्या कर रखा होगा आपने ऑलरेडी जो है बेसिकली बुक कर रखा होगा, तो इसका आपको कोई भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि बेसिकली आपने टीडीएस काटा है और आरओआई की ड्यू तक जमा करा दिया है। फिर देखो द कंपनी हैज कंट्रीब्यूटेड 50,000 बाय अकाउंट पे चेक टू द इलेक्ट्रल ट्रस्ट। मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आप इलेक्ट्रल ट्रस्ट को पेमेंट करते हो तो वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाता। एंड द सेम हैज बीन इंक्लूडेड इन द जनरल एक्सपेंस अकाउंट। तो बेसिकली अपन इसको क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। देखो ये रहा, अपने क्या करा, इसको ऐड कर दिया। अच्छा एक और चीज ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जब अपन क्या करेंगे चैप्टर 6 का डिडक्शंस पढ़ेंगे तो वहां पर जो है मैं आपको क्या करूंगा 80 जीजीबी करके एक सेक्शन पढ़ाऊंगा। वहां पर अपन ये पढ़ेंगे कि भाई जो आपने इलेक्ट्रल ट्रस्ट को पेमेंट करा है ये आपको क्या कर दिया जाएगा, चैप्टर 6 के अंदर अलाउ कर दिया जाएगा। तो देखो जीटीआई जो भी आपकी निकल के आएगी उसमें से अपन क्या करेंगे, इसका डिडक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो ये अपन कहां पर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 के डिडक्शन से पढ़ेंगे। तो अभी पीजीपी चैप्टर में अपन ये पढ़ा कि खर्चा क्या होता है, खर्चा डिसअलाउड होता है। तो पीजीपी इनकम निकालते समय अपन ने क्या करा, इस खर्चे को एड बैक कर दिया। लेकिन जब आप क्या करते हो जीटीआई निकालते हो तो जीटीआई में से आप क्या कर सकते हो 80 जीजीबी का डिडक्शन ले सकते हो। ये वाला सेक्शन कहां पढ़ेंगे अपन, डिडक्शन वाले चैप्टर में जाके पढ़ेंगे। आगे बढ़ो। ये लोगों ने कहा कि भाई देखो एक बैंक है उसने क्या करा था, सैंक्शन करा था, डिसबर्स करा था ऑन टर्म लोन इन द फाइनेंशियल ईयर 2021
फॉर अ सम ऑफ 50 लाख। अच्छा, इंटरेस्ट ऑफ 8 लाख वाज इन अरियर्स, 8 लाख का इंटरेस्ट क्या है, अरियर्स में है। द बैंक हैज कन्वर्टेड द अरियर इंटरेस्ट इनटू द न्यू लोन रिपेबल इन 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। तो बेसिकली जो आपका अरियर इंटरेस्ट है उसको बैंक ने करा एक लोन में कन्वर्ट कर लिया। अच्छा, आपकी हर साल की इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट। बोले तो 8 लाख डिवाइड बाय 10 कितना होता है, 80,000 की हर साल की आपकी इंस्टॉलमेंट जाएगी। आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी हैज पेड 2 इंस्टॉलमेंट्स एंड द सेम एंड द अमाउंट सो पेड हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम द फंडेड इंटरेस्ट इन द बैलेंस शीट। तो कंपनी ने क्या करा है, करंट में 1,60,000 का जो है बेसिकली क्या करा है, इंस्टॉलमेंट पे करा है। यानी जो 1,60,000 का इंस्टॉलमेंट पे करा है कंपनी ने जो है कहां पे से एडजस्ट करा है, बैलेंस शीट से एडजस्ट करा है। तो सीधी सी बात है कि भाई आपको क्या कर दिया जाएगा, खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। मतलब आप क्या कर सकते हो, उसका डिडक्शन ले सकते हो। देखो ये 1,60,000 का आप क्या कर सकते हो, 43B के अंदर डिडक्शन ले सकते हो। फिर आगे देखो, इन लोगों ने कहा कि भाई संदीप आपका एक सेल्स एग्जीक्यूटिव है, ठीक है ना, स्टेशन एट एचओ एट दिल्ली, was on an official tour at Bangalore from 31st मई से लेके 18 जून एंड 20 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर फॉर द बिजनेस डेवलपमेंट। तो आपका जो है एक एम्प्लॉई है, वैसे तो उसका जो है बेसिकली काम कहाँ पर है, दिल्ली में है, लेकिन आपने उसको क्या करा है, बैंगलोर में भेजा है। बैंगलोर में भेजा है 31 मई से लेके 18 जून तक, मतलब 15 दिन से ज्यादा। फिर उसके बाद सितंबर से लेके 20 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर, मतलब अगेन 15 दिन से ज्यादा के लिए आपने क्या करा है, उसको बैंगलोर टूर पे भेजा है। अच्छा, इन लोगों ने कहा कि भाई कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने जो है बेसिकली संदीप की सैलरी कैश में पे कर दी है। देखो क्या रखा है, द कंपनी हैज पेड संदीप का सैलरी इन कैश फ्रॉम इट्स लोकल ऑफिस, ठीक है ना, फॉर द मंथ ऑफ मई एंड सितंबर। अच्छा, कितने की पे करी है, 45,000 एंड 70,000 की पे करी है, जिसमें से हमने बकायदा क्या करा है, टीडीएस वीडीएस काट दिया है। और बेसिकली अपने कैश में पेमेंट इसलिए करा है क्योंकि संदीप का बैंगलोर में कोई बैंक अकाउंट नहीं है। अभी लोगों ने कहा दीज वर इंक्लूडेड इन द अकाउंट, दीज वर इंक्लूडेड इन द सैलरी अकाउंट। तो मैंने आपको 43 पढ़ाया था, मैंने आपको उधर ये बताया था कि भाई अगर आप क्या करते हो, अपने एम्प्लॉय को पोस्ट करते हो ऐसी जगह पे जो उसकी नॉर्मल प्लेस ऑफ ड्यूटी नहीं है, आप 15 दिन से ज्यादा आपने पोस्टिंग करी है, टीडीएस आपने काट लिया है, ठीक है ना, और कैश में इसलिए पेमेंट कर रहे हैं क्योंकि उसका उधर कोई बैंक अकाउंट नहीं है, तो उस केस में जो है भले ही आपने कैश में पेमेंट करा है लेकिन 43 का डिसअलाउंस नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दोनों खर्चे जो है आपने क्या कर रखे हैं, ऑलरेडी पीएनएल अकाउंट में डेबिट कर रखे हैं, तो इसका कोई भी आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारे पॉइंट्स हो गए अपने अपने जो है सारे पॉइंट्स हो गए, अपने जो है बेसिकली क्या हो गए, सारे पॉइंट्स हो गए। तो देखो ये रहा मेरा नेट प्रॉफिट, ये सारे खर्चों को अपन को क्या करना है, ऐड करना है। कितना हो गया इन सबका टोटल, इन सबका टोटल आ गया 12.5। तो देखो ये रहा भाई 405 मैंने क्या करा, 12.5 को ऐड करा, कितना आ गया 417.5। इसमें से क्या करा मैंने 1.6 को लेस करा, तो आपकी जीटीआई कितनी निकल के आ गई, तो आपकी बिजनेस इनकम निकल के आ गई 415.9। इसके अलावा कोई दूसरी इनकम नहीं है तो आपकी जीटीआई भी सेम ही हो जाएगी। इसमें से अपने क्या करा, चैप्टर 6 का डिडक्शन ले लिया, तो आपकी टोटल इनकम निकल के आ गई 415.4। कोई दिक्कत नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। अब चलते हैं एक बार क्वेश्चन नंबर, आई थिंक अपन ने छोड़ा था ना एक क्वेश्चन अपन ने छोड़ा था 17 था, क्या था वो कर लेते हैं। ये रहा आपको क्वेश्चन 19 छोड़ा था। देखो 19 का कह रहा है 44A का क्वेश्चन है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन वाला। मैंने आपको बताया था कि भाई 44A के अंदर जो आपका ट्रांसपोर्टर होता है वो क्या करता है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन लेता है। देखो क्या दे रखा है, इन लोगों ने कहा कि मिस्टर एक्स कमेंस द बिजनेस ऑफ ऑपरेटिंग गुड्स व्हीकल ऑन 1 अप्रैल 2025, मतलब करंट ईयर में अपने क्या करा है, अपने ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चालू करा है। अच्छा, ही हैज परचेज द फॉलोइंग व्हीकल्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 25-26, कंप्यूट हिज इनकम अंडर द 44A में अपने को क्या करनी है, इसकी इनकम निकालनी है। सुनो, उधर मैंने आपको दो चीज बताई थी, भाई एक तो होता है हैवी गुड्स व्हीकल और एक होता है अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल। हैवी गुड्स व्हीकल के केस में इनकम किस तरह से निकलती है, 1000 पर टन, 1000 पर टन, ठीक है ना, 1000 पर टन। तो आपकी जो इनकम है वो कैसे निकलती है, 1000 पर टन इनटू मैं क्या करता हूँ, नंबर ऑफ मंथ्स या पार्ट ऑफ मंथ्स करता हूँ। ये तो क्या होता है, हैवी गुड्स व्हीकल होता है। और अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल के केस में क्या होता है, 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, 7500 इंटू पर मंथ या फिर क्या हो जाता है, पार्ट ऑफ मंथ होता है, राइट। अच्छा, आपका हैवी गुड्स व्हीकल का मतलब क्या है कि भाई जिसका वेट 12,000 किलो से ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर अपन देखिए तो आपने क्या करा है, आपने ये वाले व्हीकल्स परचेस करे हैं 12,000 किलो से ज्यादा के, ये और ये हैं। इसका मतलब क्या है कि भाई ये 5th नंबर और ये 6th नंबर वाला क्या है, हैवी गुड्स व्हीकल है। आ जाओ, सबसे पहले हैवी गुड्स व्हीकल की अपन क्या करते हैं, इनकम निकालते हैं। सबसे पहले इसकी इनकम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया कि 1000 इंटू पर टन करोगे। 1 टन का मतलब क्या होता है, 1 टन का मतलब होता है 1000 kg। अच्छा सुनो, इन लोगों ने बता रखा है कि भाई इसका वेट कितना है, इसका वेट है बेसिकली इसका वेट कितना है 15,000 किलोग्राम है। इसको मैं टन में कन्वर्ट करूंगा तो डिवाइड बाय 1000 करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 15 आ जाएगा। तो 1000 इंटू 15, अच्छा इंटू मंथ्स कर देंगे। मंथ्स का मतलब क्या होता है कि जिस दिन आपने परचेस करा से लेके आपका जो है मार्च 26। देखो आपने परचेस कब करा है, आपने परचेस करा है 29 अगस्त को। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, कितने हो गए, 8 मंथ्स हो गए। तो अपन क्या करेंगे, इंटू 8 कर देंगे। ये तो एक व्हीकल की इनकम आ गई। ऐसे टोटल आपके पास 2 व्हीकल है तो इंटू आप क्या करोगे, इंटू कर दोगे 2। तो ये बेसिकली क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो है इनकम मिल जाएगी तो इसकी 5th नंबर के पॉइंट की। इस तरह से इसकी इनकम निकालेंगे, 1000 इंटू 15 करेंगे, इंटू इंटू अपन को करना है, इंटू अपन को करना है नंबर ऑफ मंथ्स। तो बेसिकली आपने परचेस कब करा है, फरवरी में परचेस करा है, तो फरवरी और मार्च कितना हो गया, 2 मंथ्स हो गया। तो ये कितना हो गया, 2 मंथ्स हो गया। अच्छा, कितने व्हीकल्स हैं, एक व्हीकल्स हैं, तो ये आपकी क्या निकल के आ जाएगी, इनकम निकल के आ जाएगी। करो उसको, कितना आ रहा है ये इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना निकल के आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना निकल के आएगा, कर लेते हैं। देखो अपन करेंगे 1000 इंटू 15 इंटू 16 कर दो, कितना हो गया, ये हो गया 2,40,000। और फिर नीचे करेंगे अपन 1000 इंटू 15 इंटू मैंने करा 2, कितना हो गया, ये 30,000 हो गया। तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 2,70,000। तो आपका जो हैवी गुड्स व्हीकल है, जो आपका हैवी गुड्स व्हीकल है उसकी इनकम कितनी निकल के आएगी, उसकी इनकम निकल के आएगी आपकी, उसकी इनकम निकल के आएगी 2,70,000 की, राइट।
उसकी इनकम कितनी निकल के आएगी? 2,70,000 की, राइट है? 2,70,000। तो 18 इंटू 1000 इंटू 15 करा कितना आ गया? ये आ गया आपका 2,70,000। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो हैवी गुड्स व्हीकल की अपन ने इनकम निकाल दी, हैवी गुड्स व्हीकल की अपन ने इनकम निकाल दी। अब अपन क्या करेंगे? इनकी इनकम निकालेंगे। आ जाओ देखो, सबसे पहले क्या करेंगे अपन? इसका करेंगे, इसकी बात करेंगे। तो 7500 पर मंथ, 7500 पर मंथ या पार्ट ऑफ मंथ, कितने नंबर ऑफ मंथ हो रहे हैं भाई? आपने अप्रैल 25 में परचेस करा है, पार्ट ऑफ मंथ को भी 1 मंथ कंसिडर करा जाता है। तो बेसिकली अप्रैल से लेकर मार्च तक कितने महीने होते हैं? अप्रैल से लेकर मार्च तक आपके 12 महीने होते हैं। तो मैंने करा इंटू 12 इंटू करूंगे 2 व्हीकल्स, क्योंकि 2 व्हीकल है ये तो एक ही इनकम हो गई, इंटू 2 व्हीकल्स अपन के टोटल क्या है? 2 व्हीकल्स हैं। अच्छा, इसके बाद ये अपन करेंगे 6500 इंटू सॉरी अगेन 7500 इंटू कितने मंथ हो रहे हैं? ये आपका एक मंथ हो रहा है। तो 7500 इंटू वन करा मैंने। फिर अगर अपन करेंगे इसका 7500 इंटू कब परचेस करा आपने? ये परचेस करा आपने जुलाई में। तो बेसिकली अप्रैल मई जून हटा दो, कितने महीने बच गए? 9 महीने बच गए। तो इंटू 9 करा मैंने, इंटू 3 करा। और फिर इसका करेंगे अपन, इसका करेंगे। तो बेसिकली इसका भी क्या होगा? सेम होगा। 7500 इंटू कब परचेस करा? जनवरी में। तो 3 महीने हो गए, इंटू 3। और कितने व्हीकल्स हैं आपके? 1 व्हीकल्स हैं। इनका सब, इन सबको सॉल्व करो, इन सबको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? इन सबको सॉल्व करो, कितना आ रहा है? तो 12 2 24, 12 2 24, 1 1 1, ठीक है ना? फिर 9 3 27 और 3 1 3, कितना हो गया? ये 55 हो गया। 55 इंटू 7500 कर दो। 55 इंटू मैंने क्या करा? 7500 करा। तो इन सबका आंसर कितना आएगा? इन सबका आंसर निकल के आएगा 412,500। इन सबका कितना आएगा? 412,500। और ये वाला कितना हो गया? ये हो गया आपका 2,70,000। तो बेसिकली प्लस करा मैंने 2,70,000। आपकी टोटल इनकम कितनी निकल के आ गई? देखो आपकी टोटल इनकम निकल के आ गई 682,500 की। कोई दिक्कत नहीं है ना? तो बेसिकली अपन ने क्या करा? 44 AE के अकॉर्डिंग, 44 AE के अकॉर्डिंग अपन ने इनकम निकाल के बता दी। तो 44 AE के अकॉर्डिंग अपन ने क्या करा? इनकम निकाल के बता दी। एंड अगेन आपको जो है बेसिकली अगर ये फॉर्मुला याद नहीं है, ये वाला फॉर्मुला याद नहीं है, तो बेसिकली रिवीजन वीडियो, मेरा रिवीजन वीडियो देख लेना, या फिर जो है मेरे नोट्स को अच्छी तरह रिवाइज कर लेना। आपको जो है ऑटोमेटिकली ये फॉर्मुले रिकॉल हो जाएंगे। अच्छा, इन लोगों ने कहा इन लोगों ने कहा कि भाई वुड योर आंसर चेंज, वुड योर आंसर चेंज इफ द गुड्स व्हीकल परचेज इन अप्रैल 25। तो ये लोग कह रहे हैं कि क्या आपका आंसर चेंज होता, क्या आपका जो आंसर है वो चेंज होता इफ द टू गुड्स व्हीकल, जो आपने क्या करें अप्रैल 25 में परचेस करें। बोले तो ये किसकी बात कर रहा है? ये इसकी बात कर रहा है। ये जो है बेसिकली इसकी बात कर रहा है कि जो आपने 2 व्हीकल अप्रैल 25 में परचेस करें हैं, बट पुट टू यूज, ठीक है ना, ओनली इन जुलाई 2025। तो बेसिकली अपन बोलेंगे कि भाई हमारा आंसर चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम जब 44 AE की इनकम निकालते हैं तो पुट टू यूज नहीं लेते। हम तो ये लिखते हैं कि भाई आपने परचेस कब करा था, मतलब ओनरशिप देखते हैं। हम तो ये लिखते हैं कि भाई आपने परचेस कब करा था, पुट टू यूज रेलेवेंस नहीं होता। तो हमारा आंसर सेम ही रहेगा, हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। हमारा जो आंसर है वो सेम चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। देखो इन लोगों ने वही चीज कही कि आंसर वुड रिमेन सेम। ठीक है, डन है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 डन है। अच्छा, अब अपने को चालू करना है नेक्स्ट लेक्चर से। अपन क्या करेंगे? नेक्स्ट लेक्चर से अपन क्वेश्चन नंबर 26 से चालू करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपने को 26 से चालू करना है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में।